तो आज की इस क्लास में हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका हिंदी जो होता है वो होता है अवसादी चट्टान। जैसा कि आपको पता था, चट्टानों का वर्गीकरण हमने किया था जो कि 3 प्रकार का था। एक था आग्नेय, एक था अवसादी और एक था कायांतरित। आज की इस क्लास में हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे कि भाई अवसादी चट्टान होता क्या है और पूरा डिटेल से इसका पूरा विशेषता तक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अवसादी का मतलब आपको समझना है, सीधी सी बात है। इस पूरे पृथ्वी की यदि बात करें, पूरे पृथ्वी की, तो पूरे पृथ्वी पर टोटल 75% कोवर की तरह, एक होता है ना कवर, ऊपर से परत, ऐसे, तो ये पूरे पृथ्वी का 75% कवर के रूप में 75% अवसादी सेल से निर्मित हुआ है। पूरा मतलब एक होता है ना कि पृथ्वी का जैसे लेयर होता है, तो इस पूरे पृथ्वी पर 75% यानी कि इतना क्या है, ओनली अवसादी सेल है। सब समझ आ गया। इस पॉइंट के अनुसार और भी हम लोग आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं। अवसादी सेल को हम लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स बोल देते हैं, जो कि ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अवसादी सेल का ही एक और नाम है परतदार सेल, जो कि आपको हम पीछे भी बता चुके हैं। इसी सेल को एक और नाम हम लोग देते हैं, जिसको बोलते हैं तलछट्टी चट्टान। क्या बोलते हैं? तलछट्टी चट्टान। और तलछट्टी का मतलब होता है बैठ जाना। अभी आपको ये सब केवल लिख लेना है और एक लाइन से जो है हम आपको बताने वाले हैं, एक एक चीज़ का अर्थ बताएंगे। परपट्टी का निर्माण में, यानी कि जो पृथ्वी का ऊपरी परत है, इस पूरे परपट्टी के निर्माण में अवसादी सेलों का मात्र 5% ही भूमिका है और बाकी जो 95% है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक यानी कि आग्नेय और कायांतरित सेलों का योगदान है। समझा गया। इसका निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे डिटेल से, तब आपको जाकर ये वाला भी समझ में आ जाएगा। ये आपको ऐसे ही लिख लेना है। निर्माण प्रक्रिया हम लोग पढ़ लेंगे ना अवसादी सेलों का, तो टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा विशेषता आपको इधर बगल में लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आप निर्माण प्रोसेस नहीं समझिएगा तब तक ये भी आपको कोई काम के नहीं होगा। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका निर्माण प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे आग्नेय सेल। क्या पढ़ चुके थे? आग्नेय सेल, जिसका निर्माण होता है लावा प्लस मैग्मा से। लावा और मैग्मा से होता है इसका निर्माण, ठीक है। किसका? आग्नेय सेलों का। अब यहाँ पे एक डाउट है कि भाई हम लोग क्लास 11th में जो पढ़े थे उसमें एक चैप्टर था विदरिंग का, मतलब अपक्षय उसको हिंदी में बोलते हैं, और उसी के आगे था अपर्दन का। तो अब उसी प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई करना है कि भाई कोई भी सेल होगा, आग्नेय सेल पहले होता है और आग्नेय सेल में कौन सा प्रक्रिया होगा जी बताइए? अपक्षय। कौन सा प्रक्रिया होता है? अपक्षय। तो अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा होता क्या? अपक्षय का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी आप लोग पढ़ाए थे ना केमिस्ट्री में, विघटन, अपघटन मतलब टूटना होता है। तो अपक्षय का मतलब होता है ओनली चट्टानों का टूटना। जब चट्टान जब आपस में टूटने लगेंगे तब उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अपक्षय। क्या बोलते हैं? अपक्षय। तो चट्टानों का टूटना है, चट्टानों का टूटना, अलग होना, चट्टानों का विघटन या टूट फूट कर अलग अलग हो जाना, ठीक है ना। ये सारा प्रोसेस क्या हो जाता है आपका? अपक्षय प्रोसेस, जो कि 11th में आपको पढ़ा चुके हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी पत्थर हो, उसको उधर के तोड़ देना है, तोड़ के टुकड़े टुकड़ा में डिवाइडेड कर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विदरिंग, यानी कि अपक्षय प्रोसेस बोलते हैं। समझ आ गया। अब बताइए कि आग्नेय सेल है ना, आग्नेय सेल ये तो कठोर होता है, बताए भी थे। और आग्नेय सेल को हम लोग कौन सा सेल बोल रहे थे? प्राथमिक सेल बोल रहे थे। कौन सा सेल? प्राथमिक सेल। और इसका नाम हम क्या दिए हैं अभी? परतदार। क्या बोल रहे हैं? परतदार। प्लस में तलछट्टी भी तो बोल रहे हैं ना। सबसे पहले समझिए कि परतदार कैसे होता है। जैसे कि एक पत्थर है तो उसको हम लोग नॉर्मली यदि तोड़ें तो उससे ग्रिट बनता है। जैसे कि सड़क उड़क बनाने में नहीं इस्तेमाल होता है, घर बनाने में गिट्टी को उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिट्टी, और उसका इंग्लिश में ग्रिट कहते हैं। तो उसका यदि निर्माण हो रहा है तो जैसे कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, परमाणु और माणु सब पढ़ते हैं ना, परमाणु नहीं पढ़ते हैं। उसमें क्या बताया था जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में कि भाई कोई भी निर्जीव पदार्थ है या कोई भी टुकड़ा हो, उसको तोड़े इतना तोड़े कि लास्ट में उसको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी कि एक पत्थर होगा, एक पत्थर का चट्टानों का तोड़ेंगे हम लोग, मतलब अपक्षय विदरिंग द्वारा। और विदरिंग बताते हैं 3 प्रोसेस द्वारा होता है, एक रासायनिक, एक भौतिक और एक जैविक। तीनों में से कोई भी अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। इतना टूटेगा कि टूटने के बाद एकदम उसको बालू के फॉर्म में ले आना है। किस फॉर्म में ले आना है? बालू के फॉर्म में। हम अवसादी चट्टानों के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो भाई आग्नेय सेल में बालू जब बन जाएगा, समझिए कि सैंड बन चुका है। क्या बन चुका है? सैंड। आपके घर के आसपास देखिएगा बालू जब होता है या कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, जमा हुआ पड़ा है, तो उस जगह पे आपको एक चीज़ देखने को मिलता होगा कि बालू जब जमता है ना, तो बालू के ऊपर एक मिट्टी का लेयर बैठ जाता है, धूल बैठ जाता है, जिसको धूल कहते हैं। कभी भी आपको शुद्ध बालू कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ ऐसे अगर नहीं है तो बालू को उठाकर आप ऐसे दर के नीचे गिरा सकते हो। वैसे गिराओगे तो उससे धूल निकलता है कि नहीं? तो क्या कह सकते हैं एक लाइन में कि बालू से भी पतला चीज़ होता है जिसको हम लोग धूल कहते हैं। क्या कहते हैं? धूल कहते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि जैसे एक बालू होता है, बालू को भी आपस में रगड़ेगी तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? धूल निकलेगा। अब ये बात है कि जैसे सड़क पर हम लोग चलते हैं, धूल चलता है कि नहीं? जैसे सड़क पर चलते हैं तो धूल चलता है ना। अब धूल उड़ेगा तो धूल कहाँ जाएगा? आकाश में नहीं, कहाँ पे जाएगा? नीचे बैठता है ना, नीचे बैठ जाता है सड़क के किनारे, सड़क पे ऐसे बैठता है। तो देखिएगा अक्सर मिट्टी वाले सड़क में आपको धूल देखने को मिलेगा, या पक्का का भी सड़क है ना, तो सड़क है तो सड़क पर ऐसे तो पक्का वाला सड़क पर धूल आता नहीं है, लेकिन जहाँ पे देखिए जिस इलाके में बहुत ज़्यादा धूल है, उस धूल को पहले उड़ने दो, फिर धूल को क्या करने दो? बैठने दो। तो एक प्रकार का जमाव उत्पन्न होता है, मतलब वो जम कर एक मिट्टी के रूप में बनता है, या बालू का टुकड़ा भी होगा तो एक समय बाद क्या हो जाता है? वो परत बन जाता है।
समझ आ गया, ये है इसका निर्माण का प्रोसेस। तो ये तो हम लोग मिट्टी निर्माण पढ़ रहे हैं कि भाई धूल बना, धूल आकर कहाँ क्या होता है, धरती पे बैठ जाता है, उसको भी हम सेल के रूप में अवसादी चट्टान बोल सकते हैं। उसको अवसादी चट्टान अभी मत बोलो, क्योंकि चट्टान मजबूत होता है, जबकि वो तो मिट्टी ने बन गया एक तरीके से। तो उसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि चट्टान अभी नहीं, वो अवसाद बना एक तरीके का। क्या बन रहा है? अवसाद। अवसाद समझते हैं, डिपोजिट्स उसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में निक्षेप। क्या बोलते हैं? निक्षेप। तो उसको मिट्टी निक्षेप बोलेंगे, सॉइल निक्षेप, सॉइल डिपोजिट्स। इसको अभी नहीं पढ़ना है। देखिए अब एक और प्रोसेस, ये तो था पहला। दूसरा में यह है कि यदि आपके घर के आसपास कहीं पे बालू का ढेर लगा हुआ होगा, ठीक है, बालू का ढेर लगा हुआ होगा, देखिएगा कि बालू को ना बालू को बहुत लंबे समय तक, लगभग 5 से 10 साल तक छोड़ देंगे, ठीक है। 5 से 10 साल तक बालू को छोड़ने के बाद उस पर एक परत बन जाता है मिट्टी का। कैसे बनाओ? कैसे बना? नहीं, धूल कहाँ से आया? बालू तो रखा हुआ है ना, तो उस पर एक परत बन जाता है। ये सोचने वाली बात है, दिमाग दौड़ाइए। क्लास में आप भले हैं, लेकिन दिमाग घर पे लगाओ, जहाँ पे बालू वालू होगा ना वहाँ पे दिमाग लगाइए ऐसे। तो वो प्रोसेस क्या होता है, हाँ, मतलब जो बालू होता है ना, तो ऊपरी परत आपस में क्या होने लगते हैं? जमने लगते हैं। अच्छा, जमेगा कैसे? ताप, टेम्परेचर। विदरिंग में पढ़ाए थे कि ताप, जब ताप पड़ेगा तो फैलेगा। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, दबाव लगेगा, ठीक। एक ये हो गया। बारिश का पानी उसी बालू पे आ रहा है, उसी बालू पे बारिश आ रहा है, तो क्या होगा? जो रिक्त स्थान है वो तो रगड़ी भी नहीं करेगा, बारिश के बूंद जब अंदर जाएगा तो रगड़ा रगड़ा कर पतला बन जाता है। और वही बहुत लंबा समय हो जाए तो क्या बन जाता है? सेल का रूप ले लेता है। किस चीज का रूप ले लेता है? सेल का। और इस प्रोसेस को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंटम बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटम, ठीक है। अब सवाल ये है कि सेडिमेंट्री, इसका नाम था ना, सेडिमेंट्री शब्द से ही क्या बना है? हम सेडिमेंटम शब्द से ही क्या बना है? सेडिमेंट्री। सेडिमेंटम शब्द से ही क्या बना हुआ है? सेडिमेंट्री। सेडिमेंटम को और तोड़ो ना, तो इससे एक और शब्द निकल के आता है, जिसको हम लोग सीडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडर या सीडर कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये सीडर का मतलब होता है जमना। सीडर का मतलब क्या होता है? जमना। अब बताओ कि ये सीडर कैसे आया? हम बोले कि जब बालू जब मिट्टी के रूप में लेगा या पत्थर के रूप में लेगा, जब बालू धीरे धीरे जमेगा तब एक पत्थर बनेगा, तो उसको तो क्या बोले हम लोग? सेडिमेंटम। लेकिन सीडर क्या है? सीडर का मतलब होता है जमना। कि जैसे मान लीजिए कि कोई जीव जंतु अंदर में है, ठीक है ना। जैसे कि नहीं बताया था, कोयला निर्माण प्रोसेस कल आपको बताया था। कोयला में क्या होता है कि जो भी जीव है, जो भी जीवाश्म, वो तो जीवाश्म है ना, जीवाश्म का मतलब तोड़ो, क्या होगा? जीवों का अवशेष। तो उसको यदि तोड़ेंगे तो एक अलग रूप लेगा कि नहीं लेगा? तो अलग रूप लेगा, तो उस प्रक्रिया में वो जम जाता है। अब देखिए, जमने का 2 प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर 2 चीज़ है, एक स्थल और एक जल। तो जल समुद्र बोल सकते हैं। समुद्री जीव यदि जब मरते होंगे तो कहाँ पे जमेंगे? नीचे नहीं, समुद्र के पेंदा में जमेंगे, तो उसमें भी जमा हो रहा है, वहां पर भी अवसाद बन रहा है। क्या बन रहा है? अवसाद। वहां पर भी अवसाद, और इधर से तो अवसाद बन ही रहा है जो धरती के नीचे में बन रहा है। धरती पर ज्यादा अवसाद बनेगा कि वहां पे? जल में, समुद्र में ज्यादा अवसाद बनेगा कि धरती पे? कहाँ बनेगा? अरे धरती पे बनेगा ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि धरती पर बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है। पानी में कहाँ पे उतना हो पाएगा? उतना तो टेम्परेचर भी नहीं रहता है कि नहीं। तो ज्यादातर कहाँ पे होगा? सेडिमेंटम प्रोसेस ज्यादा होता है। तो कभी भी पूछेगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? सेडिमेंट्री। सेडर भी हो सकता है ना, जिसको हम लोग जमना कहते हैं। इसीलिए इस पत्थर का नाम क्या पड़ा है? तलछटी। तल मतलब होता है नीचे, तल मतलब क्या होता है? नीचे, गहराई। छठी मतलब होता है कि छाट कर बनाया गया है, जो जीव है ना उसका अवशेष है। तलछटी चट्टान इसी को कहते हैं। और तलछटी का मतलब क्या होता है? बैठ जाना। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक और चीज़, अवसाद आप लोग इसको भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ रगड़ाता है तो उससे एक अलग प्रकार का मतलब पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि आपको हम एक चीज़ बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा मतलब बहाव हो रहा है, पानी बालू सब एक साथ बह रहा है ना, तो वहाँ पर देखिएगा मतलब पानी में झाग टाइप का निर्माण होता है बालू के साथ, है ना। देखना कभी भी यदि कोई झरना वरना है तो उस जगह पे देखिएगा देखने में, हाँ गाँवों में भी होता है। जैसे नॉर्मल पानी कहीं पे गिर रहा है ना, तो नीचे बालू है, हम जान रहे हैं, क्योंकि बालू का निर्माण ही हुआ है पत्थर को टूटने से। अच्छा, मेन चीज़ इसमें बालू है, बालू को ही हम लोग इसको ये बोल सकते हैं। समझा गया? तो बालू में भी पानी जाएगा ना तो उसका एक अलग स्वैग बन जाएगा। बालू में ज़्यादा पानी डालो तब भी अलग स्वैग बन जाएगा। अब बालू को, अब आप इतना याद रखिए कि बालू को ही हम कौन सा सेल बोलेंगे? सेडिमेंट्री। बालू को ही कौन सा सेल? सेडिमेंट्री। अब बालू में हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या उसमें पानी डाल सकते हैं? क्या पानी प्रवेश से हो जाएगा? क्या पानी उसमें प्रवेश होगा? अरे बालू में पानी प्रवेश होगा, बिल्कुल, ठीक है। क्या आग्नेय सेल में पानी प्रवेश होगा? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि बालू है, इसके बीच में रिक्त स्थान है ना बहुत ज़्यादा, तो इसमें प्रवेश हो जाएगा। इसके बाद और भी अभी देखो यहाँ पे जो बताए थे, इसमें परत कैसे बनेगा? परत, मेन चीज़ यही है, परत कैसे बनेगा। जैसा कि हम बताए थे ना सेडिमेंटम में कि बालू जमेगा तो जम के एक परत का निर्माण करेगा, इसीलिए परत। और आपको कल ही एक चीज़ पढ़ाए थे कि यदि एक बालू को हम बोलेंगे कि क्या ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, यस और नो? नहीं है। क्या इसी प्रकार के बहुत सारे बालुओं को एक ही जगह पे इकट्ठा कर देंगे तो क्या ये परतदार कहलाएगा? यस, क्योंकि ये बालू का एक परत बन गया। समझा गया? कहने का तात्पर्य यह है पूरे क्लास का कि भाई सेडिमेंट्री का मतलब होता है बालू जैसा कोई सेल, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल वाला, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मोटा ये नहीं रहेगा, और होगा भी तब बालू जैसा संरचना होगा। चलिए आगे।
75% आवृत है ये। 75% क्या है? आवृत। मतलब पूरा भूपरपट्टी के निर्माण में 75% सेडिमेंट्री रॉक्स से ये ढका हुआ है। समझ आ गया? ये क्या किया हुआ है? ढका हुआ है। इसके बाद देखिएगा कि परपट्टी के निर्माण में, पूरे धरती के निर्माण में क्या चीज़ है कि 5% सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या है? योगदान है। पूरे भूपरपट्टी में कितना परसेंट है योगदान? 5%। याद रखना है। बाकी बच गया 95%। क्या बच गया? 95 कायांतरित सेल है, और उसमें कौन सा सेल है? आग्नेय सेल है। आग्नेय तो बताए हैं कि कितना है, अंतर्वेदी में कोई भी नहीं है, खाली आग्नेय ही है अंदर में। बाहर में आने के बाद वे कौन सा सेल बन जाते हैं? कायांतरित। और आग्नेय का भी रूप होता है। तो आग्नेय और हम लोग कायांतरित पढ़ेंगे ना, तो तब आपको पूरा दिमाग खुलेगा कि हाँ कैसे भूपरपट्टी का निर्माण हुआ है। देखिए, आपको जब पेट्रोलॉजी हम स्टार्ट किए थे, जिसको हम लोग फिजिकल जियोलॉजी बोल रहे थे, उसमें हमने ये बताया था कि पृथ्वी का निर्माण शुरू में हवा से होता है, फिर लिक्विड से होता है ना, मतलब मैग्मा में आता है। इसके बाद पृथ्वी का निर्माण सॉलिड स्टेट में होता है। तो हम बताया ना कि जैसे देखो, गैसीय माध्यम से लिक्विड में भी आ गया, लिक्विड से अब ठोस बना रहे हैं। ठोस बनने का प्रोसेस 3 प्रकार का चट्टान है। कितने प्रकार के? 3, जिसमें हम लोग ऑलरेडी इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है वहां तक। कोई डाउट है क्या उसमें? नहीं। तो इसमें थोड़ा सा देखना है कि वही पत्थरवा, मान लो कि कोई भी चीज हुआ तो उसका तो क्षरण होना है, कोई भी चीज जन्म लिया तो उसका मरना फिक्स है ना। तो पत्थर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब बाहर आता है पृथ्वी पर तो उसमें विदरिंग प्रोसेस पक्का है, फिक्स है। बताया था ना, जैसे पतालीय सेल में या मध्यवर्ती सेल में जो हम लोग बताए थे कि नीचे से कोई पत्थर दिख जाता है तो उसको लोग पूजा करता है। ठीक है, तो पूजा करता है तो प्रोसेस क्या है उसका कि भाई उसको लोग मान लेता है कि पृथ्वी जो हमारे पास क्या है, पत्थर में वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? पत्थर में वृद्धि। जबकि ऐसा कोई होता है क्या? पृथ्वी पर आया, कोई भी पत्थर पृथ्वी पर आ गया तो उसमें रासायनिक अपक्षय होना फिक्स है। समझ आ गया? चलिए, अब निर्माण प्रक्रिया भी आपको पढ़ा चुके हैं। कोई डाउट है यहाँ पे? विशेषता जानिए क्या होता है। विशेषता मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवाश्म पाया जाएगा। जीवाश्म पढ़ाए थे ना, जीवाश्म का दो जीवाश्म का एग्जाम्पल दीजिए। कोयला, पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम। कोयला कहाँ पे मिलेगा? स्थल मंडल में। और वही जीवाश्म समुद्र के पेंदा में बना हुआ है तो क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कभी भी समुद्र के किनारे से निकलता है। अभी झारखंड में सोचोगे ना पेट्रोलियम निकालने के लिए, नामुमकिन है। क्या निकलेगा? कोयला निकलेगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड बीचों बीच में है। देखो ना, झारखंड एकदम पूरा बीच में है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा इसीलिए आज पेट्रोल इतना महंगा है और कोयला बहुत सस्ता होता है। समझ आया? कोयला उतना महंगा नहीं। कोयला का उपयोग आज के टाइम में कौन कर रहा है? समझ आ गया? प्राकृतिक गैस ना है। एलपीजी कौन सा गैस है? प्राकृतिक है। समझ आ गया? ऐसे तो सब प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक गैस और तेल और जितना ही सब निकलता है ना, ये सब औषधि सेलों के बीच में ही पाया जाता है। जैसा कि अभी देखना है यहाँ पे जीवाश्म में पाया जाएगा ना। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, लगभग 4 साल से लगातार ये सवाल पूछ रहा है, मतलब 1 साल 2 साल बीच करके, और ये सवाल पूछता ही है कि बताइए जीवाश्म कौन से सेल में पाया जाता है? आग्नेय, कायांतरित, औषधि, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें सभी। तो किन में पाया जाएगा? औषधि में। किस में पाया जाएगा? औषधि सेडिमेंट्री में। एकदम फिक्स है जीवाश्म। अरे देखो ना, बालू के टुकड़ा में, ये जो बालू का टुकड़ा था इसमें जगह बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो इसमें तेल नहीं जाएगा, तेल नहीं पाया जाएगा। जीवाश्म का अवशेष छोटा मोटा नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल तो ये पाया जाता है। इसके बाद परत दर परत सटा होता है, आपस में चिपक के रहता है। ठीक है ना, परत दर परत अलग करेंगे अलग हो जाएगा। समझ आया? इसके बाद जब परत दर परत सटा हुआ रहेगा तो क्या उस पर चिन्ह नहीं पाया जाएगा? एक सवाल पूछता था, रिपल मार्क्स। ठीक है, रिपल मार्क्स कौन से सेल पर पाया जाता है? सवाल पूछता है रिपल मार्क्स, तो ये किस में पाया जाएगा? औषधि। किस में पाया जाएगा? औषधि। पूछता है पैरों के निशान कौन से सेल में पाया जाएगा? औषधि। हाथी के पैर का निशान किस में पाया जाएगा? औषधि। दुनिया के कोई भी निशान की बात आए और कोई भी चट्टान की बात आए तो उसमें कौन सा याद रखना है? ये वाला निशान किस में पाया जाएगा? इसमें कोई भी निशान हो, क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक सेल एकदम मजबूत होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी निशान नहीं होता है। कायांतरित में भी कोई निशान नहीं होता है, थोड़ा सा निशान होता है, जो कि कायांतरित वाले चैप्टर में आपको बता देंगे। ऐसे लेयर बताए थे ना, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर नहीं बताए थे कलर के आधार पर, तो वो वाला था, तो उसको अभी नहीं पढ़ना है। बस समझना कि कोई भी निशान हल्का फुल्का जो भी पाया जाएगा, थोड़ा सा भी उसमें कोई भी चेंजिंग होगा, तुरंत इफेक्ट किसमें मिलेगा आपको? औषधि में। ठीक है, चट्टान मुलायम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे मुलायम है तभी तो कोई निशान बन जा रहा है ना, क्योंकि बालू है तो इसको क्या ऐसे पसारेंगे, पसर भी जाएगा, ऐसे करेंगे ये भी हो जाएगा, तो मुलायम होता है। संधियां पाई जाएगी। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। जैसे कि बताया था कि आग्नेय सेल जो होता है उसके ऊपरी भाग में संधि पाया जा सकता है, मोड़, क्योंकि ऊपर का भाग पहले कमजोर होता है, अंदर वाला उतना कमजोर नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि पूरा सेल में इसमें संधि पाया जाएगा, पूरा सेल में। ऐसा नहीं कि सेल के ऊपरी भाग में। सेल तो बना ही नहीं है, ये तो बालू का टुकड़ा टाइप का है ना। सेल है ही नहीं है, छोटा छोटा बालू के टुकड़ा का साइज का है। देखिए आगे प्रविष्य होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रविष्य समझते हैं? अभी बताया था ना, प्रवेश करने वाला। पानी इसमें प्रवेश करेगा, बिल्कुल। पानी डाल देखो, उसमें पानी एकदम पूरा चला जाता है। बालू रखो और बालू में पानी डालो, तुरंत पानी भीतरे तन को इधर इन्हें पसरता भी नहीं है। ठीक है, और तेल जाएगा कि नहीं? तो जितने भी तेल पाया जाता है ना, जैसे किरोसिन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम में डीजल पेट्रोल सब हो गया, तो और जितने भी और भी गैस पाए जाते हैं प्राकृतिक गैस, सब
किसके बीच पाए जाएंगे? अवसादी सेलों के बीच में, अवसादी सेलों के बीच में, ऐसा नहीं किनारे किनारे या बीच में सेल नहीं, इसके बीच में ही पाया जाएगा। रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला, रसगुल्ला के अंदर में रस होता है ना, वैसे पाया जाता है। उसको गाड़ोगे तो तेल निकलेगा ऐसे, तो उसका प्रोसेस है वो मशीन द्वारा निकलता है, जो कि आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 6 या 7 में पढ़ना है ना। खनिजों का सांद्रण कुछ है, ऐसा कुछ करके चैप्टर है, देख लेना। खनिजों का सांद्रण कुछ चैप्टर है जो कि क्लास 12 में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। शीघ्र अपरदन, अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव। क्योंकि देखो आग्नेय सेल में, ठीक है, आग्नेय सेल में अपक्षय का प्रोसेस हुआ, और अपक्षय प्रोसेस होने के बाद हम अवसादी सेल को तो बना दिए, अवसादी सेल को बना दिए, तब तो उसमें कौन सा प्रोसेस बाकी रह गया? अपरदन। भाई मिट्टी बनाइए दिए हम उसको, तो अपरदन ना होगा, उसमें मिट्टी कटेगा ऐसे। तो ये होता है शीघ्र अपरदन, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कमजोर है, मुलायम भी है, सब कुछ तो जल्दी मिट्टी कट सकता है, समझाया। इसके बाद इसका एग्जाम्पल की बात कीजिए, उदाहरण चूना पत्थर होगा। चूना पत्थर को इंग्लिश में लाइम स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। कभी कभी चूना पत्थर नहीं देता एग्जाम में, बोल देगा लाइम स्टोन ही बोल, मतलब लिखो। बलुआ पत्थर को सैंड स्टोन कहते हैं। सैंड बने बालू, स्टोन बने पत्थर, ठीक है, तो बलुआ पत्थर हो गया। चिकनी मिट्टी क्या होता है? चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी होता है ना, काली मिट्टी, ये सब का निर्माण एक से होता है, बड़ी भयानक होता है काली मिट्टी का निर्माण। पढ़ा दे उसको भी। काली मिट्टी कुछ है नहीं ऐसे, देखो काली मिट्टी ऐसे देखना, दुनिया में ना ज़्यादा तुमको मिट्टी देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा कलर होता है, पिंक कलर की मिट्टी कभी देखी है? खाली ब्लैक रेड येलो, मतलब रेड येलो मिक्स रहता है। अब देखना ये कहाँ से आया, कलर कहाँ से आया, ये कलर कहाँ से आया? ग्रीन कलर का मिट्टी क्यों नहीं होता है कि नहीं? वो बात है ये नहीं, तो नीला कलर का है ना पृथ्वी, तो नीला कलर की मिट्टी क्यों नहीं होता? गलत बात है। लावा मैग्मा पढ़ाए थे, लावा का कलर कैसा होता है? लाल। अच्छा हाँ, लावा का कलर होता है। मैग्मा का कलर कैसा होता है? लाल और पीला, लाल और पीला। तो केवल मैग्मा से जो केवल लाल कलर का केवल मैग्मा ही ठंडा हुआ है, तो वो तो पत्थर बन गया। उसका अपरदन होगा, अपक्षय होगा, इतना मिट्टी टाइप के बन जाएगा। लास्ट में बोले थे ना, तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? मिट्टी। तो उससे जो मिट्टी बनेगा ना, अब देखना लाल मिट्टी कभी चिकना नहीं होता है, लाल मिट्टी कभी चिकना नहीं होता है, क्योंकि मैग्मा अचानक से ठंडा हो ही नहीं सकता है। मैग्मा ठंडा होगा तो पहले लावा बनेगा, मैग्मा अचानक से ठंडा नहीं हो सकता है। तो वो लाल कलर का जो रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मिट्टी रहता है, लेकिन दानेदार संरचना उसमें पाई जाती है, पूरी तरीके से वो नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद काली मिट्टी, काली मिट्टी बनता है लावा से। पहले मैग्मा से बढ़िया से विधिवत रूप से क्या बन चुका है? लावा। और लावा से बढ़िया को उदाहरण भी बताए थे आपको, पत्थर क्या चीज़, पहाड़ का नाम बताया था, ट्रैप। उससे ट्रैप का निर्माण होता है, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का कलर बताया था ना, ब्लैक है, सीढ़ीनुमा संरचना बना हुआ है। तो आराम से मैग्मा बाहर निकल के ठंडा हुआ पड़ा है, जिससे बन गया पहाड़, और उस इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश हो गया, मुंबई हो गया, है ना, ऐसे। राजस्थान ही, राजस्थान का कलर भी देखो ना, वहाँ पे रेत है, मरुस्थल, वहाँ पे गया ही नहीं, इधर ही पसर गया, समझ आ गया ना। तो काली मिट्टी का निर्माण ऐसे होता है, मतलब मिट्टी बना, पत्थर से मिट्टी बनने का प्रोसेस कौन से सेल में होगा? पत्थर से मिट्टी बनने का प्रोसेस कौन से सेल में होगा? अवसादी में। किस में होगा? अवसादी में। बस पत्थर से मिट्टी बन जाएगा, और कुछ प्रोसेस नहीं है, पत्थर से मिट्टी। तो पत्थर से मिट्टी बनने का प्रोसेस के पीछे क्या कहानी था? अपक्षय अपरदन, अपक्षय अपरदन, इतना ही। चलिए, तो ब्लैक मिट्टी जो बनता है ना, चिकनी मिट्टी से कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी, एकदम पूरा चिकनी मिट्टी, एकदम प्लेन रहेगा, जल धारण क्षमता बड़ी भयानक रहता है। कभी देखिए काली यदि खेत होगा आप लोग के, काला वाला मिट्टी वाला, उसमें यदि पानी को, जैसे कोई फसल को सिंचाई करना है ना, तो पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। काली मिट्टी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, लाल उपजाऊ नहीं होती उतना ज़्यादा मिट्टी, ठीक है ना। तो काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, उसमें क्योंकि जल धारण क्षमता भी होती है, प्लस में लावा में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो मिनरल्स मिट्टी में पाए जाते हैं, समझ आ गया। तो उसको यदि हम पानी पटा देते हैं, उसको पानी पटाना बोलता है ना, पानी पटा दिए, 1 हफ्ता तक पानी मत भी डालो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, धीरे धीरे जल को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो जल तैरते रहेगा। जैसे धान वान रोपाता है ना, धान का रोपाई, तो उसमें देखिएगा जिसका काली मिट्टी रहता है ना, उसमें बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि किसान परेशान नहीं होता है उस खेत को सींचने के लिए, आराम से उसमें ये होता है। चलिए, तो काली मिट्टी समझ आ गया। तो एग्जाम्पल पता चल रहा है ना क्या क्या होता है इसका? एग्जाम्पल में क्या आ गया? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, जिप्सम जानते हैं क्या होता है? CaSO4 2H2O, नहीं, कैल्शियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये बनता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का है ना रूप हो गया को, है कि नहीं? चूना होता है कि नहीं उसमें? तो जिप्सम। डोलोमाइट, डोलोमाइट भी पूछता है, डोलोमाइट कौन सा सेल है? औषधि। डोलोमाइट कौन सा सेल है? औषधि। इसके अलावा कल ही एक चीज़ पढ़ाए थे आपको, कांग्लोमेरेट। क्या पढ़ाए थे? कांग्लोमेरेट। अब बताए थे हम ये चीज़ कि कांग्लोमेरेट बालू जैसे छोटे, मतलब बालू नहीं बोल सकते, टुकड़ा टुकड़ा टाइप का होता है, जैसे इतना बड़ा सा टुकड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा सा, ठीक है। ऐसे टुकड़ा के रूप में क्या पाया जाता है? कांग्लोमेरेट, जो कि धरती के अंदर में होता है। समझ आया? धरती के अंदर में। अब जब ऊपर जब ब्लास्ट करेगा ना, तो ब्लास्ट करेगा, जैसे विस्फोटक ज्वालामुखी नहीं बताए थे कल एक्स्ट्रासिव में, तो वो वाला जो ब्लास्ट करेगा, तो जो टुकड़ा वाला जो सेल होगा, टुकड़ा वाला सेल ऊपर आ जाएगा। टुकड़ा वाला सेल ऊपर आ जाता है, तो उसका ऑलरेडी साइज छोटा छोटा होता है, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? सेडिमेंट्री रॉक में। कभी भी सवाल पूछता है, कल भी इसका जिक्र हम किए थे, तो बताया था कि 50% जब ऑप्शन ये नहीं दे, तब आपको आग्नेय मारना है। मतलब इसका निर्माण के दृष्टिकोण से देखेगा ना कि इसका निर्माण हुआ किससे, तो मैग्मा लावा से ही हुआ है, ठीक है ना। लेकिन विस्फोट के चलते छोटे छोटे टुकड़ा में बट गया, छोटे छोटे बनिए गया, तो सीधा इसको अवसादी नहीं बोल देंगे एक लाइन में। चलिए,
तेल एवं खनिज, जितने भी खनिज पाए जाते हैं, दुनिया के जितने भी खनिज भूपरपट्टी पर पाए जाते हैं ना, सभी खनिज कौन से चट्टानों के बीच में पाए जाएंगे? अवसादी सेल, क्योंकि प्राथमिक में तो नामुमकिन है, बीच में जगह ही नहीं बचता है। और क्या बोलते हैं उसको, कयांत्रित में तो अभी कयांत्रित पढ़ाएंगे तब कंप्लीट कर देंगे उसको। तो खनिज और तेल, तेल बताया था ना, ये सब चीज़ अवसादी सेलों की उपस्थिति में ही पाई जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप लिखना चाहेंगे तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से। आई होप दैट आपको भी समझ में आ गया होगा। अन्यथा मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो इस क्लास को स्किप कर दो, मत देखो, क्योंकि यहाँ पे भले 50 लोग ही देखें, लेकिन पढ़ने वालों की आवश्यकता है। जो रेगुलरिटी को मेंटेन करेंगे उन्हें ही क्लासेस समझ में आएगी। तो इस एंगल से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है पिछला क्लास देख लीजिएगा, तभी ये समझ आएगा, अन्यथा आपको समझ नहीं आने वाला है। मैं ये बात आपको फिर से कह दे रहा हूँ। चलिए, जो है हम लोगों को पढ़ना है कयांत्रित चट्टान। तो देखिए, कयांत्रित चट्टान कुछ अलग नहीं है। मैंने आपको बताया था कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम भी मैंने बताया था। सर्वप्रथम बताया था आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का एक दूसरा नाम भी मैंने दिया था, जिसे हम लोग प्राथमिक चट्टान कहते थे। कंप्लीट। इसके बाद आता था हमारे पास अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का एक और नाम था जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते थे। उसका एक और नाम था जिसको हम लोग परतदार चट्टान कहते थे। उसका एक और नाम था, उसी को हम लोग तलछटी चट्टान भी कहते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ होता था जमाव। क्या होता था? जमाव। ठीक है, 2 चट्टान कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पे सभी चीजों का क्लासिफिकेशन भी हम लोग कर चुके थे। अवसादी सेल में बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करना है। सो चलिए, आज की इस क्लास में जो है हम लोग को ये पढ़ना था कयांत्रित चट्टान। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से, लंबा होगा तो होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग डिटेल से इसको करने का प्रयास करेंगे। और आज के इसी क्लास में हम लोग कयांत्रित चट्टान को पूरी तरीके से समझ के फाइनल भी करेंगे विथ नोट्स। और नोट्स आपको कभी भी कॉपी पे नहीं मिलेगा, नोट्स आपको यहाँ से ही लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना है जो कयांत्रित सेल। कयांत्रित सेल को इंग्लिश में हम लोग मेटामॉर्फिक रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रोक बोलते हैं। हम देखिए इस एंगल से आपको पढ़ाएंगे ना, इस एंगल से कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। फिट, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। जितना मैं पूछ रहा हूँ ना उतना आपको करते चलना है। कयांत्रित सेल का इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रोक होता है। क्या होता है? मेटामॉर्फिक रोक। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म। इंग्लिश वर्जन में ही याद रखना है, यदि आप हिंदी वाले भी हैं तब भी। क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म का हिंदी में देखें तो इसका हिंदी होता है रूपांतरण। क्या होता है जी? रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण। और इसका एक और लैंग्वेज में आप यदि देखो तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कयांतरण। इसी का नाम क्या है? कयांतरण। समझ आ गया? तो भाई देखो, अवसादी चट्टान जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सेडिमेंटम एंड शेडर नाम का प्रोसेस उसमें होता है, तब जाकर उसमें जमाव उत्पन्न होते हैं, उसके टुकड़े बनते हैं, तब जाकर वे अवसादी सेल बनते हैं। बट यहाँ पे एक अलग प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, और उसी को हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण। और एक और जियोलॉजिकल वर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं कयांतरण। कंप्लीट। यहां तक कोई डाउट है क्या? नो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मेटामॉर्फिक को यदि हम तोड़ें, भाई मेटामॉर्फिक क्यों बना? तो मेटामॉर्फिक को यदि हम तोड़ें, सबसे पहला आता है हमारे पास मेटा। सबसे पहले क्या आता है? मेटा। मेटा का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? मेटा का मतलब होता है बदलाव, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं चेंजिंग करना, परिवर्तन करना। ठीक है, मेटा का मतलब क्या हो गया? बदलाव। आपको नोट्स कैसे करना है? नहीं, जिस प्रकार से लिखा हुआ ना, सेम उसी प्रकार से कॉपी में आपको लिख देना है। चलो, इसके बाद आता है मोर्फ। क्या आता है? मोर्फ। MORPH, मोर्फ। इस मोर्फ का मतलब होता है रूप। क्या होता है? रूप। इसको इंग्लिश में हम फॉर्म भी लिख सकते हैं, FORM। समझ आ गया? तो मेटा प्लस मोर्फ शब्द से बना हुआ है मेटामॉर्फिज्म, और इसे हम लोग बोलते हैं बदलाव या रूप। मोर्फ मतलब रूप और मेटा मतलब बदलाव। तब इसका एक और हम लोग नाम दे सकते हैं रूप में परिवर्तन। क्या बोल सकते हैं? रूप में परिवर्तन। इस पूरे मेटामॉर्फिक रोग का शाब्दिक अर्थ से ही आपको आंसर पता लग जाएगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं रूप में परिवर्तन। ठीक है, बस जो रूप है परिवर्तन, मैजिक। आज मेरा ये रूप है, दूसरा रूप हो जाएगा। ठीक है, ये रूप। तो रूप में ओनली चेंजिंग इसमें होता है, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रोग। समझ आ गया? अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी आता है, भाई रूप में तो परिवर्तन हम लोगों ने किया, रूप में परिवर्तन किया, तो इसका भी इंग्लिश हो जाता है चेंज इन फॉर्म्स। चेंज इन फॉर्म्स, यानी कि रूप में क्या होता है? चेंजिंग, परिवर्तन, बदलाव। जब उसके असली रूप को बदलकर कोई दूसरा रूप दे दिया जाता है, तो उस प्रकार से जो निर्मित सेल होते हैं उसे ही हम लोग कयांत्रित सेल कहते हैं। अब आपको चलते हैं इसके सेकंड वाले नाम की वजह से, नाम की तरफ। तो भाई कयांतरण प्रोसेस हुआ, तब कौन सा सेल बना? कयांत्रित सेल बना। रूपांतरण भी सेम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि कयांतरण रूपांतरण तो एक ही चीज है, रूप में परिवर्तन, रूपांतरण। ठीक है, अब देखो, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित सेल। क्या बोलते हैं जी? रूपांतरित सेल। अभी तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? जितने चीजों के बारे में मैंने पढ़ा है कंफर्म करते चलो। आप वीडियो देखकर ही आपको याद हो जाना चाहिए, इस एंगल से आपको पढ़ना है।
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि कायांतरित सेल का इंग्लिश होता है मेटामॉर्फिक रोग, मेटा का मतलब होता है बदलाव और मॉर्फ का मतलब क्या होता है, रूप होता है। तो मेटामॉर्फ से बना हुआ है मेटामॉर्फिज्म, और मेटामॉर्फिज्म का हिंदी होता है क्या चीज, रूपांतरण, उसी को हम लोग बोलते हैं कयांतरण। और एक और आता है रूप में परिवर्तन, ये दोनों को मिलाएंगे, बदलाव रूप, तो बीच में तो मैं तो जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये है रूप में परिवर्तन यानी कि चेंज इन फॉर्म्स। कोई दिक्कत यहाँ तक कंफर्म? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या होता है रूपांतरण, क्या होता है कयांतरण, पहले इस प्रोसेस को आपको समझना अनिवार्य है। तो देखो ताप व दाब, हीट एंड प्रेशर, ठीक है, हीट एंड प्रेशर की उपस्थिति में जब तक किसी के रूप में हमें चेंजिंग नहीं करना है तो उसका प्रेशर लगना जरूरी, चाहे वो इंसानी क्यों ना हो, उसको बदलना है भाई, प्रेशर देना पड़ेगा तभी वो बदल सकता है। कुछ प्रकार का उसका गुस्सा आना जरूरी है तभी वो बदल सकता है। कोई इंसान ऐसे नहीं बदलता है, पहले उसको हीटिंग दो, बहुत ज्यादा मूड खराब होगा उसका तब बदल जाएगा, जा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या हो गया, रूप परिवर्तित, बदल गया इंसान, है ना, वही चीज। तो ताप व दाब की उपस्थिति में पूर्वत सेलों, यही मेन कॉन्सेप्ट है भाई साहब, मैंने बोला कि पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। पूर्वत सेलों आया ना, ताप व दाब की उपस्थिति में पूर्वत सेलों, ये हम अलग से कोई सेल नहीं बता रहे हैं, पिछला सेल का ही रूप में परिवर्तन करना है। किसका रूप बदलोगे, किसका रूप बदलिएगा, जो पिछला जो सेल पड़े ना दो प्रकार के, आग्नेय और अवसादी, तो उन्हीं दोनों सेलों का रूप में यहाँ पे बदल के हम लोग कयांतरित बनाने वाले हैं, ठीक है। क्या करना है, पिछला आग्नेय, इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक्स हैं, उनके रूप में चेंजिंग कर देना है, वही रॉक्स को हम लोग मेटामॉर्फिक यहाँ पे बोलेंगे। तो पूर्वत सेल में हमारे पास क्या आ गया, आग्नेय, नोट्स करोगे इसको, कोष्ठ में बंद कर देना है, आग्नेय व अवसादी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ताप व दाब की उपस्थिति में पूर्वत सेलों यानी कि आग्नेय व अवसादी के रूप में परिवर्तन होना, इन दोनों के रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, कयांतरण कहलाता है। कयांतरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट इजी था कि नहीं था, पहले ये बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, जल्दी से फास्ट एकदम काम करना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ही शॉर्टकट एकदम जल्दी से 15 सेकंड के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। क्लास 1-2 दिन मिस हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी का माहौल चल रहा है, मुझे वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं होता है, एक प्रीमियर क्लास होता है 7 बजे। तो हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि क्लास टाइम में ही वीडियो को शूट कर लिया जाए, लेकिन कभी कभी जब क्लास टाइम में वीडियो को शूट नहीं कर पाते हैं तब हम लोग शाम को शूट करते हैं। तो अभी हो रहा है शाम, और शाम के टाइम हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं कोचिंग क्लास में ही, ठीक है। अब वीडियो को प्रोवाइड आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो हम लोग जब भी पोस्ट करें, जब भी लाइव आए, फटाक से आपको लाइव पर फट से क्लिक करना है तुरंत से, ठीक है। चलिए आगे, समझ आ गया इतना। एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म, एजेंट मतलब क्या, फैक्टर्स याद करना, भाग लेने वाले जो पदार्थ रहेंगे भाग लेने वाले, जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर आपका है, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर समझ रहे हो ना, कोई भी एक मैटर का निर्माण करेंगे, उसमें भाग लेने वाले कुछ पार्टिकल होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उसको तो बोल सकते हैं पार्टिकल है वो हमारा मतलब सहयोगी पदार्थ, उसको घटक बोलते हैं, संघटक कण। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या काम लगेगा, किसकी वजह से, किनका सहयोग से वो काम होगा। जैसे कि हमारा काम यहाँ पे क्या करवाना है, उनके रूप में बदलाव करना है, चेंज इन फॉर्म्स, है ना, मतलब उनके रूप में बदलना है। तो रूप बदलने के लिए किन किन फैक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी, किन किन एजेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, उन सारी चीज़ों के बारे में भी तो जानना आवश्यक है। तो चलो जानते हैं उसके बारे में। तो मैंने लिखा है कयांतरण के कारक यानी कि एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म। सबसे पहला स्टेप आता है ताप एवं उष्मा। क्या आता है, ताप एवं उष्मा। आप इन दोनों का मीनिंग सेम ही लगभग समझिए, ताप एवं उष्मा। ताप दाब मैंने बताया यहाँ पर भी, तो ताप एवं उष्मा आपको लगभग समझना है। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, उष्मा को हीट बोलते हैं, गर्मी, ठीक है ना, हीट मतलब गर्मी। तो टेम्परेचर एंड हीट, सीधा देखो चट्टान कैसे भी पिघल सकता है। आग्नेय सेल प्राथमिक चट्टान था, वो पिघल सकता है कि नहीं, बिल्कुल पिघल सकता है, बिल्कुल पिघल जाएगा। कब, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो जब उससे मान लो कि आग्नेय सेल बना तो लावा मैग्मा को ठंडा होने से बना, उसमें हम बहुत ज्यादा हीटिंग दे दिए अर्थात टेम्परेचर दे दिए, क्या वो नहीं पिघलेगा, बिल्कुल पिघल जाएगा, बिना अवसादी हुए उसका रूप बदल जाएगा। समझ नहीं आया, एक प्राथमिक चट्टान है आग्नेय सेल जो कि बहुत मजबूत है, उसमें हम टेम्परेचर दे दिए, और ऐसा टेम्परेचर दिए थोड़ा मोड़ा नहीं, हुमच का टेम्परेचर दिए, जितना दिया जा सकता था उतना, मोर टेम्परेचर, मोर, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर दिए, क्या होगा, पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो जो पिघल के जो नया रूप वाला जो चट्टान बना ना, रूपांतरित सेल उसी को बोलते हैं। और जो पिघलने का जो प्रोसेस था ना, उसमें टेम्परेचर दे के हम पिघला रहे थे उस टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरण। उसे क्या बोलेंगे, रूपांतरण, मेटामॉर्फिज्म। जब हम प्राथमिक सेल को पिघला रहे हैं, ध्यान देना, पिघला रहे हैं ताप की उपस्थिति में, आग्नेय सेल को पिघला रहे हैं, तो उस पिघलाने की प्रक्रिया को हम लोग कयांतरण बोलेंगे यानी कि रूपांतरण बोलेंगे। और पिघलने के बाद पूरी तरीके से जो ठोस अवस्था में जो सेल बन जाएगा, उससे निर्मित सेल को यानी कि रूपांतरित एवं कयांतरण की प्रक्रिया द्वारा जो निर्मित सेल होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कयांतरित सेल, मेटामॉर्फिक रोग। आई होप दैट ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कभी क्लास नहीं किया ना वो भी ये पॉइंट को समझ सकता है भाई, लेकिन पिछला क्लास देखना पड़ेगा।
विदाउट देखे काम नहीं चलने वाला, मैं बता दे रहा हूँ पहले भी, क्योंकि जो भी आगे लेक्चर आएगा और जो भी पेट्रोलॉजी का ये क्लासेस जो हो रही है, तो इन क्लासेस का वो बेस है, वो जड़ है, ये क्लासेस जो है ना ये जड़ है, ताकि स्ट्रेटिग्राफी जब हम पढ़ाएंगे तो भाई इसी चट्टान के बारे में डिटेल से पढ़ना है, समझ आ गया। तो भाई बेस मजबूत बनाइए आप लोग। तो समझ आ गया ना, ताप का उष्मा का क्या काम है, बहुत ज्यादा जब हम क्या करेंगे कि मूल चट्टान हमारे पास क्या होगा उस टाइम में, आग्नेय हो सकता है या तो कुछ केसेस में अवसादी भी हो सकता है। तो आग्नेय हो गया या अवसादी रहेगा तो क्या हो जाएगा, बस एक ही काम भाई, मेल्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा, पिघलने लगेगा पूरा, ठीक है ना, पूरा मेल्टिंग पॉइंट पूरा पिघल जाएगा, पिघल के एक रूप ले लेगा दूसरा सा, पत्थर पिघल जाएगा भाई, पत्थर, लोहा रख दो ना, लोहा भी पिघल जाएगा, समझ आ गया। पत्थर तो भाई पत्थर होता है, आपको पता ही है, पत्थर दो टाइप का होता है, एक होता है साइकोलॉजी के अनुसार पत्थर, जैसे कि मैं पत्थर इंसान हूँ, मुझे किसी पे दया भाव नहीं आता ठीक है, और एक पत्थर होता है रियल वाला पत्थर, जिसे हम लोग पेट्रोलॉजी के अंतर्गत अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ऐसे, तो भाई एक और प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं दबाव, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक एजेंट्स है जो कि मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस में भाग लेता है। दबाव इंग्लिश में प्रेशर, क्या बोलते हैं, प्रेशर। दबाव कैसे होगा भाई, देखो दबाव बहुत आसान है। आपको क्लास 11th में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था वलन, याद है, वलन पढ़ाए थे, भ्रंश भी पढ़ाए थे। वलन का मतलब था कोई भी चट्टान हो उसमें चिन्ह आ जाए, दरार उत्पन्न हो जाए, कोई भी कट लग जाए, उस प्रक्रिया को हम लोग वलन बोलते थे। जैसे एक चट्टान है, ठीक है, इसमें कहीं प्रकार के कोई दाग नहीं है, लेकिन रिएक्शंस हो होकर इसमें दाग लग गया, दरार उत्पन्न हो गया, इसी दरार को हम लोग वलन कहते थे। और एक आता था भ्रंश, जब ये दरार जहां पे है वहां पे टूट टूट कर अलग अलग चट्टान बन गया, दो चट्टान मतलब ये टूट गए, तब इसी प्रोसेस को हम लोग भ्रंश बोलते थे, जो कि क्लास 11 का पार्ट था, समझ आ गया। आपको जब 11th नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, यहाँ पे हम है ना जिंदाबाद, बता देते हैं अभी आपको तुरंत। दबाव के कारण क्या होगा, मोड़ उत्पन्न होगा, समझ रहे हो ना। मान लो पत्थर है, हीटिंग टू ऊटिंग सब की वजह से एक पृथ्वी का दबाव जो लगेगा, तो दबाव लगेगा तो क्या वो उसका रूप में परिवर्तन नहीं होगा, क्या वो दबेगा नहीं, क्या उसमें मोड़ नहीं उत्पन्न होगा, क्या वो चपटा नहीं होगा, क्या वो लंबा नहीं होगा, बिल्कुल। कैसे हुआ, मोड़ उत्पन्न होता है उसमें, किस प्रकार का, मतलब फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, इस प्रोसेस के द्वारा मोड़ उत्पन्न होता है, तब जाकर वे चट्टान के रूप में ही चेंजिंग हो जाएगा, बदल जाएगा, रूप में बदलाव उसका हो जाएगा। तो भाई प्रेशर का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल आता है, तो इसका मोड़ के चलते इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। घोल, विलयन, इंग्लिश में सॉल्यूशन, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री पढ़ा है आपने, बिल्कुल, ठीक है। घोल में क्या होता था जी, समांगी मिश्रण होता था, किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल कहते हैं, उसे विलयन कहते हैं, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। कंप्लीट समांगी किसे कहते हैं जी, पूरी तरीके से मिक्स कर देना, पूरी तरीके से मिक्स कर जाना, उसे ही तो हम लोग विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे अलग पॉइंट है कि भाई मैग्मा, लावा, कुछ भी रॉक्स हो, आग्नेय, अवसादी, हमको दुए सेल से मेटामॉर्फिक बनाना है, दो ही सेल मेरे पास, दो सेल से ही हमको बनाना है, ठीक है ना। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा केमिकल का यूज होगा कि इनके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वायु के साथ रिएक्शन करेगा, हवा के साथ रिएक्शन करेगा, आसपास जो भी चीज़ें मिल रही है, जो जो हालात हैं, जो जो वातावरण में अवेलेबल हैं पदार्थ, उन सभी से रिएक्शंस करेंगे। तो रिएक्शंस करने के बाद उनके रूप में धीरे धीरे परिवर्तन, स्पीड नहीं, ये सभी स्पीड होने वाले थे। प्रेशर, उष्मा वाला तो सबसे प्रेशर हो जाएगा, पिघल जाएगा, धीरे धीरे नहीं पिघलता है, बहुत जल्दी पिघलता है। तो ये रासायनिक वाला जो अभिक्रिया, जो घोल बता रहे हैं, जो विलयन बता रहे हैं, बहुत स्लो काम करेगा और धीरे 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 इनके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। और ये परिवर्तित सेल कहलाते हैं कयांत्रित सेल। क्या कहलाते हैं, कयांत्रित सेल। और घोल सॉल्यूशन अभिक्रिया होगा इसमें, अभिक्रिया में बता ही थी कैसे अभिक्रिया होता है। ये नॉर्मल आपको कभी नहीं पूछता है कि अभिक्रिया क्या होता है, बस इतना पूछेगा कि कयांत्रण के कितने कारक हैं। तो ताप, दाब, घोल, ताप, दाब, घोल, टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्यूशन, हीटिंग, प्रेशर, सॉल्यूशन, कोई टेंशन नहीं है। होप दैट इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या कोई डाउट है, डाउट है जल्दी पूछिए, जल्दी, क्योंकि करेला कड़वा जरूर होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये बायोलॉजी भी कहता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो हम बोलेंगे, ये बोलना मेरा हक है, वीडियो में आपको डांटेंगे, ये डांटना भी मेरा ही हक है। और आपका काम है डिसिप्लिन रहकर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि मुझे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की आवश्यकता है, भले वो 10 लोग ही क्यों ना हो, 10 लोग ही क्यों ना पढ़ें। जब मैं पढ़ाने में एक भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहा हूँ, एक भी क्या बोलते हैं उसको, एक भी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आपको भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, फुली डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। चलो इतना कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं कयांत्रण के कारक। तो कारक तो पढ़ चुके, लेकिन कयांत्रण के प्रकार या कयांत्रित सेल का प्रकार कुछ ज़्यादा नहीं होता है। कयांत्रण का प्रकार हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई किन के रूप में कैसा परिवर्तन होगा, ये पढ़ लेते हैं और कयांत्रित सेलों के एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं।
चलो इस क्लिप को आप लोग नोट्स करना चाहते हैं, नोट्स भी आप कर ही सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, आपके सामने है यहाँ पे बहुत सारे क्लासिफिकेशन, बहुत सारे नहीं है, ओनली टू। इसका क्लासिफिकेशन उस आधार पर नहीं है, मैंने बताया कि पूर्वत सेल जो कि आग्नेय और अवसादी होता है, तो आग्नेय और अवसादी के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा क्लासिफाई करने का प्रयास किया है ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहला परतदार सेल से कयांत्रित सेल, आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, परतदार सेल किसे कहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। और आपको बताए हैं हम कि जो नोट्स कर रहे हैं, नोट्स को आपको मेरे पास सेंड करना है, जो कि पीडीएफ के रूप में होगा। आपको फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फोन नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। चलिए, परतदार सेल से कयांत्रित सेल, इसको बोलते हैं कयांत्रित परतदार। इसका नाम क्या है? कयांत्रित परतदार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटा सेडिमेंट्री। क्या बोलते हैं? मेटा सेडिमेंट्री। दो भागों में हम लोग इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले परतदार सेल से कयांत्रित सेल, इसके बाद आता है आग्नेय सेल से रूपांतरित सेल। क्योंकि पूर्वज सेल हमारे पास परतदार ही है ना, परतदार को हम लोग अवसादी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अवसादी सेल से कयांत्रित सेल। आग्नेय को प्राथमिक बोल रहे थे, तो आग्नेय सेल से भी रूपांतरित हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कयांत्रित परतदार बोल सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? कयांत्रित परतदार, और इस इंग्लिश में मेटा सेडिमेंट्री बोल सकते हैं। मेटा सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फ हम नहीं यहाँ बोले, मेटामॉर्फ नहीं बोलना है, क्योंकि मेटामॉर्फिक नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा। मेटा क्या बोलना है? मेटा, जिसका मतलब बदलाव होता है, सेडिमेंट्री का बदलाव यहाँ पे होगा, ठीक है ना, इसलिए मेटा सेडिमेंट्री इसका नाम है। किसका बदलाव होगा भाई? सेल तथा चीका। ये कौन से सेल है? सेल तथा चीका, याद रखना, सेल तथा चीका, अवसादी सेल। सेल तथा चीका कौन से? सेल, सेल मैंने नहीं बोला, सेल बोल रहा है, SHEL, इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, SHEL, सेल, ठीक है। सेल तथा चीका स्लेट में बदल जाता है। किस चीज में? स्लेट। बचपनवा में वही पत्थर वाला स्लेट, आप लोग तो नहीं पढ़ेंगे उतना ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा पढ़े। किसी से लड़ना होता था, उसको उससे कम लड़ते थे, स्लेटवा उठा के गुस्सा में अपने स्लेट को पटक के फोड़ देते थे, ठीक है। तो वो वाला स्लेट जिसपे नहीं आता था, चूना पत्थर के वो चौक बोलते हैं, उससे लिखा जाता था। पेंसिल आता था, पेंसिल, ठीक है। उसे सेल तथा चीका अवसादी सेल बदल जाता है किसी में? स्लेट में, ठीक है। चूना पत्थर अवसादी सेल है। चूना पत्थर कौन सा सेल है? बताया था पिछला वीडियो में। चूना पत्थर लाइमस्टोन इसे इंग्लिश में कहते हैं, अवसादी सेल है, ठीक है। ये बदल जाता है मार्बल यानी कि संगमरमर में। मार्बल को क्या बोलते हैं? संगमरमर में। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो आगे। बलुआ पत्थर आपने पढ़ा है, सैंडस्टोन। क्या कहते हैं इसे? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन बदल जाएगा किस में? क्वार्टर्स में। किस में बदल जाएगा? क्वार्टर्स। बहुत सारे नाम आपने सुना क्वार्टर्स का। इसका सूत्र भी होता है SiO2, सिलिका ऑक्साइड। क्या होता है? सिलिका ऑक्साइड। और सिलिका ऑक्साइड बालू का ही एक रूप होता है, और इसका संगमरमर वाला रूप, सॉरी, इसका मेटामॉर्फिक रूप क्या हो जाएगा? क्वार्टर्स हो जाता है। कंप्लीट। आग्नेय सेल से रूपांतरित सेल कैसे बनेगा? इसको बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में आग्नेय क्या? कयांत्रित, यानी कि मेटा इग्नियस। क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? मेटा इग्नियस, ठीक है। आपको इसका इंग्लिश नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, बस क्लासिफिकेशन में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, मेटा सेडिमेंट्री एंड मेटा इग्नियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल, ग्रेनाइट कौन सा सेल था? ग्रेनाइट पातालीय आग्नेय था, जो कि इंट्रासिव का था। किसका था? इंट्रासिव, अंतर्वेदी से कहते हैं, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल था। ये बदल जाता है भैया नीस में। किस में बदल जाएगा? नीस में, ठीक है। डाइक कौन सा सेल था? आग्नेय सेल था। फैकोलिथ कौन सा सेल था? लैकोलिथ कौन सा सेल था? बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। अब जो है हम आपका क्या ही बोले, पैथोलॉजी का चैप्टर एक तरीके से खत्म हो रहा है। इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स को हम लोग अभी लिख लेते हैं, जो कि आपको ज़रूरी है यहाँ पे। मेरे साथ साथ आपको एक अभी टेबल बनाना पड़ेगा, और उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म करने वाले हैं। समझ आ गया? तो आपसे जल्दी कुछ सवाल है, आप उस HW सवाल को अपने कॉपी में लिखो। जब भी आपके पास कॉपी है तब तक लिखिए, तब तक हम इधर टेबल भी बनाते हैं, आपको सवाल भी हम देते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि आग्नेय सेल कहते किसे हैं? पहला सवाल, आग्नेय सेल किसे कहते हैं? दूसरा सवाल, अवसादी सेल किसे कहते हैं? तीसरा सवाल, कयांत्रण क्या है? कयांत्रण से आप क्या समझते हैं? अगला सवाल, लैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ कौन से सेल के उदाहरण हैं? इसके बाद ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट में आग्नेय और ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट में इंट्रसिव और एक्सट्रसिव कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कयांत्रित सेल के कुछ उदाहरण जो है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, कयांत्रित सेल के कुछ उदाहरण। और सवाल आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, चीका, कांग्लोमेरेट, ये सब कौन से सेल के उदाहरण हैं? इतना सवाल आपको लिखना है, और मेरे व्हाट्सएप पे आपको PDF बनाकर इसको क्या करना है? सेंड करना है। तो सबसे पहला टेबल आता है मौलिक रूप, आप इसको देखते रहना। अभी आपको नोट लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कयांत्रण में सहायक, यानी कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो सहायक करेंगे, और इसको हम लोग बोल सकते हैं रूपांतरित रूप। इसका क्या क्या हो सकता है? रूपांतरित रूप क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास एक बन जाता है टेबल, जो कि छोटा सा पार्ट है। इसमें देखो सबसे पहले चूना के पत्थर, कौन सा है? चूना पत्थर। चूना पत्थर को हम लोग क्या दे सकते हैं? सबसे पहले देखो चूना पत्थर आता है, इसके बाद आता है डोलोमाइट। इसको क्या कहते हैं? डोलोमाइट। इसी का एक और, इसी में आता है खड़िया। क्या आता है? एक खड़िया आता है। एक आता है सेल। एक क्या आता है? सेल।
ठीक है ना, सेल, सेल बताया था मैंने, सेल नहीं बता रहा हूँ, सेल बता रहा हूँ, सेल याद रखना है। इसके बाद कोयला का एक प्रकार होता है जिसको बिटुमिन कहते हैं, और कोयला आपको पता होगा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले वाले को बोलते हैं पीट, पीट कोयला, PEAT, पीट। पीट का मतलब होता है जो कोयला हम घर पे यूज करते हैं, समझ आ गया। एक कोयला का प्रकार हमारे पास ये आता है कि भाई उसके बाद उससे ऊपर लेवल का होता है बिटुमिन, जिसका हम लोग अलकतरा कहते हैं। उस अलकतरे का यूज हम लोग करते थे पहले कबाड़ी का किवाड़ जो होता है ना, जो मिट्टी का घर होता है उसमें दरवाजा लगा रहता है लकड़ी का, उसको पेंट करने के लिए, ब्लैक करने के लिए, ठीक है। चलो वो भी सही है, उसी का यूज होता था। बिटुमिन का ही यूज होता है सड़क बनाने में, जो भी NH-75 ये आल जितना सड़क है ना, मतलब नेशनल हाईवे, तो जितना भी सड़क बनाने में बिटुमिन का उपयोग होता है। इसके बाद एक और तरीका आता है एंथ्रासाइट, आपने नाम सुना होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट वो कोयला है जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, और इसका उपयोग भाप इंजन का जो पहले का समय में ट्रेन चलता था ना, उसमें किया जाता था। तो बिटुमिन यहाँ पे हो गया। इसके बाद अभी जस्ट मैंने बताया कांग्लोमेरेट तथा बेसाल्ट, कांग्लोमेरेट तथा बेसाल्ट ना। चलिए इसके बाद आप लिख सकते हैं बलुआ पत्थर, क्या लिख सकते हैं, बलुआ पत्थर। इसके बाद जो है आपको लिखना है बलुआ पत्थर। देखो इसमें क्या देंगे, इसमें देखो ये मौलिक रूप है, ये चूना पत्थर ओरिजिनल है, ये डोलोमाइट खड़िया ओरिजिनल है, सेल ओरिजिनल है, बिटुमिन ओरिजिनल है, बेसाल्ट कांग्लोमेरेट ओरिजिनल सेल है। इसको हम क्या देंगे, जैसा कि मैंने बताया कि एजेंट्स होते हैं, ताप हो गया, दाब हो गया, और क्या बोलते हैं एक को, ताप हो गया, दाब हो गया, और एक होता था आपका, उसको बोलते क्या थे, एक साथ देता था। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कि एजेंट्स जो कि उसमें साथ देते हैं। रिएक्शन, घोल, सॉल्यूशन मैंने बताया था, है ना, तीनों चीज़। तो इन तीनों में से क्या क्या भाई मिलेगा कि इसका रूपांतरित रूप अलग बनेगा। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसमें हम लोग ताप देंगे, क्या देंगे, ताप। जब चूना पत्थर में बहुत ज़्यादा हीटिंग देंगे तो भाई ये संगमरमर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, संगमरमर, संगमरमर, ठीक है ना, संगमरमर, इसे इंग्लिश में मार्बल कहते हैं। डोलोमाइट में भी आप ताप दे सकते हैं, डोलोमाइट में भी आप क्या देंगे, ताप देंगे। तो डोलोमाइट में भी ताप देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, सेम एकदम संगमरमर का ही रूप बनता है, क्या बनता है, संगमरमर। डोलोमाइट भी क्या बनता है, संगमरमर बनता है। सेल, इसके बाद क्या आता है, सेल। सेल को आपको दबाव केवल चाहिए, क्या चाहिए, खाली दाब चाहिए, वनली दाब, वनली दाब दीजिएगा तो सेल जो है सिस्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिस्ट बनेगा, अवरक भी बन जाएगा, सिस्ट बन जाएगा, अवरक बन जाएगा। इसके बाद स्लेट भी बन जाता है, क्या बन जाता है, स्लेट, जो कि अभी जस्ट आपको बताया था, स्लेट। तीन प्रकार के ये रूपांतरित सेल है। अब आपको एग्जांपल तो पता चल गया होगा कि ये सभी जितने की भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये सभी मेटामॉर्फिक रॉक आपका बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर एक और भी चीज़ दे सकते हैं, जैसे बिटुमिन, ठीक है। तो बिटुमिन में हमको क्या देना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं देना है, उष्ण लावा, क्या देना है, उष्ण लावा। इसमें जितनी ज़्यादा और भी लावा, जो मैग्मा था रेड येलो होता है, वो ठंडा होगा, लावा बनेगा। तो जितना लावा इसमें और मिक्स होगा, यानी कि बिटुमिन में जितना ही लावा मिक्स होगा, उष्ण लावा, तब जाकर वो बन जाएगा एंथ्रासाइट, यानी कि उच्च क्वालिटी का कोयला बनता है, ठीक है ना, एंथ्रासाइट बनता है, जो कि कोयला का एक रूप होता है। कांग्लोमेरेट कांग्लोमेरेट एंड ये, तो इससे जो बनता है उससे हम लोग बोलते थे नीस, ग्रेनाइट भी इसी में आ जाएगा, इसी में क्या आ जाएगा, ग्रेनाइट भी आ जाएगा। तो ग्रेनाइट, कांग्लोमेरेट तथा बेसाल्ट में हमें क्या देना पड़ेगा, दोनों, ताप एवं दाब, ताप एवं दाब दोनों देंगे, तब जाकर ये नीस बनेगा। सवाल ये पूछा हुआ है, नीस बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है कि कई सालों से पूछता रहा है कि नीस कौन से सेल का उदाहरण है, तो हमेशा क्या देना है आपको, संगमरमर। बलुआ पत्थर में क्या चाहिए भाई, इसमें वनली क्या चाहिए, ताप दाब चाहिए, इसमें भी क्या चाहिए, ताप एवं दाब चाहिए, बलुआ पत्थर में भी। और बलुआ पत्थर में ताप एवं दाब दीजिएगा तो आपको पता ही है, अभी जस्ट बताए थे, किससे बनेगा, उसे कहते हैं क्वार्टर्स, क्या बनता है, क्वार्टर्स। सूत्र भी होता है ASiO2, ठीक है। चैप्टर द इंड, पेट्रोलॉजी चैप्टर द इंड। एक सवाल पूछता है सेल वर्णना, क्या पूछता है, सेल वर्णना, जिसके बारे में हम पीछे नहीं बताए थे, आप लोग के उसी टाइम बोल दिए थे कि जब हर एक सेलों के बारे में जब खनिज स्टार्ट करेंगे तब उन सेलों के बारे में हम लोग मतलब अच्छे से स्टडी करेंगे। तो उसी में आता है सेल वर्णना, और सेल वर्णना को हम लोग बोल देते हैं पेट्रोग्राफिक, क्या बोलते हैं, पेट्रोग्राफी ऐसे बोलते हैं। लेकिन सवाल पूछता है कि राइट द पेट्रोग्राफिक नोट्स ऑन बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ठीक है। इसके अलावा और बोल देगा कांग्लोमेरेट बोल देगा। दैट मीन्स कहने का है कि जो भी हम लोग सेलों के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारा असाल्ट हो, चाहे वो ग्रेनाइट हो, चाहे हमारे पास कोई साइनाइट हो, चाहे गैब्रो हो, चाहे सेल हो, सेल मतलब SHALE, ठीक है, सेल। इसके अलावा और भी जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा सीट हो गया। तो ये सब जितने भी सेल थे, ये सभी सेलों के बारे में पेट्रोग्राफिक नोट्स पूछता है, ठीक है, कि आप इन सेलों के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखें, ठीक है। और एक सवाल, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 में 3 सवाल देगा, 3 सवाल देगा, यानी कि 5 नंबर 19 के प्रश्नों का रहता है 5 नंबर, और आपको 3 देना है और तीनों के बारे में लिखना है। तो यानी किसी में कम ज़्यादा ऐसे करके, मतलब तीनों में ऐसा लिखना है कि वो 5 मार्क्स के एवरेज का बन सके, ठीक है। तो तीनों को मिलाकर कमेंट लिखना है। मान लीजिए कि आपको हम थोड़ा सा पैटर्न बताते हैं, जैसे कि बोल दिया नंबर 1 पे बेसाल्ट लिखने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 था, यहाँ पे बोल दिया कि पेट्रोग्राफिक नोट को लिखें। नंबर 1 बोल दिया बेसाल्ट, इसके बाद बोल दिया आपको ग्रेनाइट, और इसके बाद बोल दिया 3rd नंबर पे क्या चीज़, गैंग नहीं रहे सैंडस्टोन बोल दिया, क्या बोल दिया, सैंडस्टोन। तो 3 सवाल दे दिया। इन तीनों में कुछ लोग क्या करते हैं,
मिस्टेक देखिएगा कि ओनली बेसाल्ट के बारे में लिख देगा, कोई लिख देगा इसी के बारे में, ग्रेनाइट के बारे में। अब बताओ इसके बारे में कितना लिखेंगे, एक सेल के बारे में कितना, पूरा उसका बायोडाटा, थोड़े खानदान का नाम पूरा नहीं लिखना है, नॉर्मल मुख्य पॉइंट्स को हमको लिखना होता है और तीनों को लिखना होता है। तो ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीनों लिखना है, उसमें अथवा करके नहीं दिया है, ऊपर में तो नहीं दिया रहता है कि तीनों में से कोई एक का लिखें, नहीं, सबको लिखना होता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे हमारे पास आज की क्लास में, ओनली 5 सेल के बारे में बात करेंगे और 5 आने वाले पार्ट 2 में मतलब शेयर कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। तो इन सभी को आपको बढ़िया से समझना है। मेन बात है कि सब चीज को हम यहाँ पे नोट्स नहीं दे पा रहे हैं, इसका नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे कॉपी से लिखा हुआ यानी कि हैंड रिटन नोट्स जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे वो कंप्यूटराइज भी हो सकता है, चाहे वो कॉपी पे भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है और माइंड में एक तरीके से ख्याल कर लेना है कि भाई किस प्रकार का कौन सा रोग हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 प्रकार के सेलों का नाम लिखा गया है और इन 5 के बारे में जानना है। पहले ग्रेनाइट के बारे में जानेंगे, फिर बेसाल्ट के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कांग्लोमेरेट के बारे में, फिर जानेंगे बलुआ पत्थर के बारे में, फिर जानेंगे सेल के बारे में। मैं आपको बता दूं टोटल 12-14 ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं, 12-14 प्रकार के सेलों के नाम हैं जिनके बारे में विस्तार से हमें जानना होता है। लेकिन मुख्यतः जितना हम बता रहे हैं उतना ही। यदि आपके पास कोई बुक्स भी होगा तो उस बुक्स को पूरी अंधभक्तों की तरह फॉलो कीजिएगा, फिर याद नहीं होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको एग्जाम में आंसर लिखने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको समझना है पॉइंट। मैं इतना ही लिखूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखूंगा, बाकी सब कुछ आपको समझा दे रहा हूं अभी तुरंत के तुरंत, ठीक है। सबसे पहले बताइए ग्रेनाइट है क्या। जब हम इग्नियस रॉक पढ़ा रहे थे तो इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन किए थे, 2 भागों में बांटे थे इग्नियस रॉक को, एक था एक्सट्रासिव और एक था इंट्रासिव। इंट्रासिव उसे कहते हैं जब लावा मैग्मा धरती के अंदर बनता है, लावा मैग्मा धरती के अंदर बनता है, वो अंदर ही बनता है परमानेंट। सेल जब ठंडा हो जाएगा अंदर में तब उसको बोलते हैं अंतर्वेदी आग्नेय सेल। ऊपर में जब ब्लास्ट करके आया लावा मैग्मा, ऊपर जो आग्नेय सेल बना उसको बोलते हैं बाहरी आग्नेय सेल यानी कि एक्सट्रासिव इग्नियस रॉक। अब आपको बताते हैं कि इंट्रासिव इग्नियस रॉक को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए थे। पहला एक था एकदम पतालीय, एक क्या था, एक था एकदम पताली और एक था मध्यवर्ती। पताली का मतलब समझो ध्यान से, कितने लोग ये भी नहीं पता पताली नामवा रटता रहता है सब कोई। कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई नाम यदि कोई स्टेप बता दिया तो क्या करते हैं, स्टेप वाइज नामवा रटते रहता है 50 बार, सूतेगा तब वो हाँ पताली बताया गया था। ये कौन सा तरीका है, ऐसा नहीं किया जाता है। देखिए आकाश समझ, आकाश मतलब क्या होता है ऊपर, पाताल मतलब धरती आकाश पाताल, नाम सुनिए 3 चीज आता है, धरती आकाश पाताल। धरती मतलब हम लोग खड़े हैं धरती पर, क्या हम लोग पाताल में हैं, नहीं, धरती आकाश पाताल। आकाश हो गया ऊपर, पाताल हो गया धरती के नीचे, ठीक है, यानी कि मेंटल लेवल तक जहां पे लावा मैग्मा बन रहा है उस स्टेप तक। और वही चीज है कि जब लावा मैग्मा एकदम धरातल के अंदर बना, वो ऊपर नहीं आ सका, धरती के अंदर में जमकर ठोस चट्टान बन गया, उस चट्टान को बोलते हैं ग्रेनाइट। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको लिखवाया गया है वो कि यह एक आंतरिक आग्नेय सेल है। क्या जी, ये आंतरिक आग्नेय सेल है। और ये इसके अलावा एक और चीज कि इसे पातालीय सेल भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पातालीय सेल कहते हैं। आगे चलो, इसका लंबाई 4 किलोमीटर तक हो सकता है और चौड़ाई लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक हो सकता है। आगे समझ में, 1 से 1.5 किलोमीटर तक क्या हो सकता है इसका चौड़ाई। इतना लंबा धरती के अंदर में चट्टान है, क्या ऊपर में ऐसा कोई चट्टान बना जो 4 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है, नहीं। तो ये हम ओनली 1 ग्रेनाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेनाइट चट्टान जो होता है अत्यधिक कठोर होता है। इसके अलावा और क्या क्या लिखवाए थे, इसको पढ़ो। इसमें बताए थे आपको कि फेल्सपार हो गया, स्फटिक हो गया, क्या बोलते हैं सोडिक फेल्सपार हो गया। बताइएगा कौन कौन सा खनिज पाया जा सकता है इसमें। सबसे पहले पोटास पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पोटास पाया जाएगा, फेल्सपार पाया जाएगा, इसके बाद सोडिक फेल्सपार पाया जाएगा, इसके बाद एक स्फटिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्फटिक। ये सब खनिज का नाम है ना जी, ये सब क्या है, खनिज का नाम है। इसके बाद क्या पाया जा रहा है, स्फटिक। इतना ही नहीं, इसके अलावा इत्यादि में इसको डाल दीजिए, बायोटाइट हो गया, सिलिका ऑक्साइड हो गया, SiO2 इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, SiO2, इसको क्वार्टज में नाम दे सकते हैं। तो ये सब पाया जाता है, ठीक है। मतलब इतना कॉन्सेप्ट से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ सकता है हमारे पास। तो जितना भी लिखे इतना में ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको 3 देता है ऑप्शन कि 19 नंबर प्रश्न में 3 सवालों का आपको जवाब देना होता है। एक में नहीं कि एक में लिखकर पूरा बोर्ड भर देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे दिए ग्रेनाइट में कि धरातल के अंदर में जो आग्नेय सेल बना उसको बोलते हैं ग्रेनाइट, और यह एक पातालीय अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। और यह क्या है, इसकी लंबाई 4 किलोमीटर हो सकती है, चौड़ाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक हो सकती है। कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर, दुनिया के सबसे कठोर यदि चट्टानों की कैटेगरी में कोई आता है तो वो आता है हमारे पास क्या चीज, ग्रेनाइट। क्या आता है, ग्रेनाइट। इसके अलावा खनिज की बात करें तो कौन कौन सा खनिज इसमें पाया जा सकता है, पोटास पाया जा सकता है। क्या क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाएगा, फेल्सपार पाया जाएगा, सोडिक फेल्सपार पाया जाएगा, स्फटिक पाया जाएगा। अब जो बाबू लोग जो नहीं पढ़ा होगा केमिस्ट्री, उन्हीं की सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सिलिका ऑक्साइड, उसको क्वार्टज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्वार्टज। इसके अलावा यदि इनके खनिजों की उपस्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण करें तो 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले वाले को बोलते हैं कॉल क्षारीय। क्या बोलते हैं जी, कॉल क्षारीय ग्रेनाइट। क्या बोलेंगे नंबर 1 वाले को, कॉल क्षारीय ग्रेनाइट। नंबर 2 इसी का क्लासिफिकेशन करें तो बस कॉल को हटा देना, क्या हो जाएगा,
क्षारीय ग्रेनाइट। ये है आपका सटीक आंसर। इसके अलावा आगे आपको कुछ भी रटने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी कुछ रटने वाला है क्या, बताना तो कुछ रटने वाला है। सामने याद हुआ कि नहीं हुआ, ग्रेनाइट जो पेट्रोलॉजी बढ़िया से पढ़ लिया, जो सेल पढ़ा दी है अग्नि सेल, ये जो पढ़ लिया होगा नहीं पता है, दो सेल बना ऊपर और नीचे। तो हम नीचे वाले सेल की बात कर रहे हैं। नीचे में दो प्रकार था, एक मध्यवर्ती था और एक क्या था, पतालीय था। मध्यवर्ती में वो आता है जो बताया ना, लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, ये सब नाम था, वो आता है। तो हम पतालीय की बात करें, पतालीय में एकमात्र सेल था जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का लंबाई था 4 किलोमीटर और चौड़ाई क्या था 1 से 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर मीटर नहीं याद रखना, ठीक है। सबसे कठोर, अत्यंत कठोर है ये, क्योंकि सबसे अंदर में है, ना कोई नीचेपन ना कोई चीज, ठीक है, एकदम मजबूत बना हुआ है, ठीक है। अपर्दन इसमें होगा ही नहीं, अपर्दन कैसे होगा। अपर्दन भी अच्छा टॉपिक है कि यदि किसी के माइंड में आएगा कि सर अपर्दन होगा कि नहीं, क्योंकि चट्टान में तो नीचेपन होता है, अपर्दन होता है, तो वो कैसे होगा, क्योंकि धरती के अंदर में उसके पास ओनली वो पृथ्वी का निर्माण का हिस्सा बन गया जो ग्रेनाइट सेल है। तो मान लो कि धरती के अंदर में है, मान लो कि ये घर है पूरा पूरी तरीके से, इस घर को हमको पैक करना है या भरना है, तो क्या करेंगे कि इसमें बड़ा बड़ा बोल्डर डाल दो, बढ़िया से घर पैक हो गया एक तरीके से, तो इसके भरने में सहायक हो गया ना। तो उसी प्रकार जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के गर्भ में यानी कि जियोलॉजी में अंदर में क्या हो गया, वो उस भूपरपट्टी के निर्माण में सहायक हो गया, तो उसमें अपर्दन नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन सा खनिज पाया जाता है याद रखिएगा, मेन चीज खनिज याद नहीं होता जल्दी से, पोटास, फेल्सपार, सोडिक फेल्सपार और स्फटिक, क्या हो गया 3। इसके अलावा सिलिका ऑक्साइड भी हो सकता है। इसका 2 वर्गीकरण, काल्क याद रखना है, क्या याद रखना है, काल्क, काल्क क्षारीय ग्रेनाइट और एक क्या हो गया क्षारीय ग्रेनाइट, कंप्लीट। यहाँ तो कोई दिक्कत, ग्रेनाइट में कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक। एक आता है हमारे पास क्या चीज, बेसाल्ट, क्या था बेसाल्ट, इसको मिटा दें। ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही देख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जो बोल रहे हैं एक एक वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, आप अपने से भी लिख सकते हैं। और आपकी टैलेंट इसी में पहचान होती है कि जब आपको 2 कॉपी फोटो कॉपी जब आपको बोल दे रहे हैं उसको लिख रहे हैं और आप याद कर रहे हैं, ये कोई नॉलेज नहीं है, ये आप फोटो कॉपी कर रहे हो, ठीक है। सबसे बढ़िया है कि जितना बोल रहे हैं उतना से आप लिख पाते हैं, तो यही आपकी टैलेंट है ओरिजिनल, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक क्या है जी हमारे पास, बेसाल्ट। अब बताइए इसी का जस्ट प्रतिरूप सेल है ये। प्रतिरूप सेल समझते हैं क्या होता है, दूसरा रूप, प्रति मतलब उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा। तो ग्रेनाइट जो था ये तो धरती के अंदर ऊपर आया तो क्या बन गया बेसाल्ट। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ओनली बेसाल्ट बनेगा, रायोलाइट भी बन सकता है। रायोलाइट भी सेल का ही उदाहरण है, जैसे बेसाल्ट होता है ना, उसी प्रकार से रायोलाइट भी एक सेल का ही उदाहरण है। इसको बताते हैं आपको, उसमें क्या था, देखो ये भी आग्नेय सेल है, क्या ये आग्नेय सेल, लेकिन ये बाहरी आग्नेय सेल है। कौन सा सेल है जी, बाहरी आग्नेय सेल है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव, क्या है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्या है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है, बाहरी आग्नेय सेल है। क्या ये उतना कठोर होगा, क्या वे उतना कठोर होगा, नहीं उतना कठोर नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा क्योंकि आग्नेय सेल है। और आप पता है आपको कि सबसे कठोर सेल आग्नेय ही होता है, इतना पता है ना, आग्नेय ही होगा। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि क्या इसका लंबाई चौड़ाई बड़ा होगा, नहीं, ये साइज में क्या हो जाएंगे, साइज में क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे छोटे। इनका कलर पता है कैसा हो जाएगा, बेसाल्ट का कलर काला हो जाता है, कैसा होता है काला। अब आपको बताते हैं कि बेसाल्ट सेल का निर्माण कैसे होता है। लावा मैग्मा धरती के अंदर, ठीक, लावा मैग्मा धरती के अंदर। अब लावा मैग्मा सब चीज बनेगा धरती के अंदर। अब एक बार जहाँ पे धरातल कमजोर होगा वहां पे दरार के रूप में ये बाहर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं बाहर, दरार के रूप में। मान लो कि जहाँ के धरती धरातल जो है ऊपर का परपट्टी कमजोर है, तो नीचे से लावा मैग्मा की गर्मी के चलते क्या हो जाएगा, आराम से ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं। अब बताना एक चीज कि जब मजबूत रहेगा तब क्या करेगा, कि जब धरातल मजबूत हो गया तब क्या करेगा, नीचे से मारेगा प्रेशर एकदम ब्लास्ट करेगा एक बैग, जिसको ज्वालामुखी कहते हैं, क्या कहते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में लावा मैग्मा ही निकलता है ना, क्या निकलता है लावा मैग्मा। अब जब वो निकलेगा लावा और मैग्मा, तब साइज वह छोटा नहीं हो जाएगा। मान लो कि वो अंदर में उसका लावा का साइज क्या था, मोटा था। लावा का कलर कैसा होता है, काला, और मैग्मा का कलर कैसा होता है, लाल या पीला। तो नीचे जब मैग्मा तुरंत ब्लास्ट हुआ तो ऊपर आने के बाद भी मैग्मा को काला ही बनना है, यानी कि लावा ही बनना है। धरती के अंदर में भी जो लावा होगा उसका भी कलर काला ही था। सब लोग जब ऊपर आया तो बेसाल्ट का रंग कैसा हो जाएगा, काला। यहाँ तो कोई दिक्कत है। इसमें ऐसा लगेगा ना कि जैसे नदी में नहीं बहता है, क्या बोलते हैं उसको, कि जहाँ पे धरातल कमजोर हो गया, कि नदी की बहाव जैसा मैग्मा एकदम सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं, ये बहते रहता है और ऊपर में आकर बेसाल्ट सेल का निर्माण होते रहता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि साइज इसका हमेशा छोटा है तो हमेशा सब साइज छोटा ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। साइज इसका छोटा बड़ा, और इसके अलावा एक और बोल सकते हैं मध्यम हो सकता है। जो हम लोग देखते हैं ना बड़े बड़े चट्टान, एकदम मतलब सीला टाइप के चट्टान, उस समय जो पहाड़ वहाड़ पे होता है, हर एक पहाड़ ज्वालामुखी से भी निर्मित नहीं है। आपको बता चुके हैं हम कि एस्ट्रॉयड जो आता है ना, उल्का पिंड, उससे निर्मित हुआ है बहुत सारे सेल हमारे, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताए थे, इसमें और क्या करेगा, 40% से भी कम, याद रखिएगा 40% से भी कम क्या पाए जाते हैं इसमें जी, सिलिका ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, सिलिका ऑक्साइड, ठीक है। बालू का कण जो होता है ना, मतलब छोटा बोल दिया था, ऐसा नहीं कि बालू एकदम पाया जाएगा, बालू का कण होगा जिसको राख बोलते हैं। ज्वालामुखी का जो राख निकलता है ना, उस राख को एस कहते हैं, क्या कहते हैं, एस, ASE, एस मतलब राखे होता है, ऐसे भी हिंदी में उसका वो इंग्लिश रूप है। लेकिन उस राख का कलर होता है काला कलर का, कैसा होता है काला। उसमें बालू जैसा होता है, जैसे नॉर्मल लकड़ी को हम लोग जला दिए तो नॉर्मल लकड़ी को जलाने के बाद राखवा थोड़ा चिकना लगता है हम लोग को, लगता है ना, ठीक है।
तो उसी तरीके से ज्वालामुखी का जो आग वाला जो राख है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा बालू मिलेगा, छोटे छोटे टुकड़ा मिलेगा, वो ओरिजिनल राख नहीं होता है। अरे वो आग तो रियल में तो आग तो होता नहीं है, क्या होता है, मैग्मा ना ऊपर आया है तो वो ठंडा होकर वो ऐश बनाता है जिसको राख कहते हैं। तो उसका भी कलर कैसा होता है, काला। 40% से भी कम सिलिका ऑक्साइड उसमें पाया जाता है, यानी कि बालू का रूप होता है नहीं। और आपको अभी बताया था कि बालू का 3 कलर 4 कलर हो सकता है, पहला येलो, ग्रे, ब्राउन, इसके अलावा और क्या हो सकता है, रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। ठीक है, इतना। तो ब्लैक कहाँ से आ गया, तो ब्लैक कहाँ से आ गया, हाँ जी, इस वाले सेल में क्या हो सकता है, अपक्षय होगा। अपक्षय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विदरिंग। क्या हो सकता है इसमें, अपक्षय हो सकता है। इसमें और कौन कौन से खनिज पाए जा सकते हैं, देखिए बेसाल्ट को कांच के रूप में हम लोग इसे देख सकते हैं। जैसे ही लावा के प्रवाह जब हुआ, तो लावा के प्रवाह होने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे, शीतलन क्या बोलते हैं उसको, कि जैसे लावा का प्रवाह हुआ तो लावा के प्रवाह के द्वारा जहाँ पे धरातल कमजोर होगा वहाँ पे नीचे से लावा मैग्मा निकलेगा, तो उस रूप में जब वो शीतलन प्रोसेस यानी कि जब वो ठंडा होगा, लावा मैग्मा ठंडा होगा, तो कांच जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो भी बेसाल्ट ही कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसाल्ट। नहीं, देखिए इसको भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। इससे भी हम लोग कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में, संगठन के हिसाब से। एक को बोल रहे थे क्या चीज, वही कॉल्क, क्षारीय, उसमें बोले थे ग्रेनाइट, इसमें क्या बोल देंगे, बेसाल्ट। कोई ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। ये था पहला, और ये हो गया दूसरा, जिसको क्या बोलते हैं, ओनली क्षारीय बेसाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय बेसाल्ट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो, तो इसमें ग्रेनाइट के बारे में कंप्लीट हो गया था। बेसाल्ट के बारे में कंप्लीट कैसे हुआ, देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को। बाहरी आग्नेय सेल है, वो अंदर वाला था, और ये क्या है, बाहरी आग्नेय सेल है। इसके अलावा एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक इंग्लिश हो गया। साइज में क्या हो जाएगा, छोटा, स्मॉल या मीडियम, कुछ भी हो सकता है। इसका कलर कैसा होगा, पूरे चट्टान का काला हो जाएगा। 40% से भी कम सिलिका ऑक्साइड। सिलिका ऑक्साइड का ही दूसरा नाम है क्वार्टर्स। क्या उसको बोलते हैं, क्वार्टर्स। ठीक है, इसके अलावा अपक्षय होगा कि नहीं होगा, होगा। काल्क क्षारीय बेसाल्ट और एक क्षारीय बेसाल्ट होता है, इसका 2 रूप। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी जो भी है सामने है। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर वाला सेल कौन सा था जी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कांग्लोमेरेट। क्या बोल रहे हैं, कांग्लोमेरेट। एकदम याद कर लेना है अपने से कॉन्सेप्ट। और यदि आप में वो टैलेंट है, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं, तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप पे आप पीडीएफ बनाकर शेयर करोगे कि सर मैंने लिखा है या लिखी हूँ। क्या चीज, ऑफलाइन वालों को ऑलरेडी लिखवाया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्या है हमारे पास, कांग्लोमेरेट। क्या जी, कांग्लोमेरेट इंग्लिश क्या होता है, CANGLOMEARE, कांग्लोमेरेट ना जी, RATE, कांग्लोमेरेट। ठीक है, कांग्लोमेरेट ये क्या है, कांग्लोमेरेट क्या है, सेल है। क्या है, सेल। पत्थर का नाम है कांग्लोमेरेट। क्या है, पत्थर का नाम क्या है, कांग्लोमेरेट। समझ आ गया, ऐसे ऐसे पत्थर में है, ऐसे वैसे नाम वाला नॉर्मल दे देता। ये पता है क्या है कांग्लोमेरेट, अभी तक सबको लग रहा होगा क्या चीज़, कि बहुत मुश्किल है। और अभी तक 2 चीज़ पढ़े, बेसाल्ट और क्या पढ़ लिए, ग्रेनाइट पढ़ लिए। वो कौन से सेल थे, इग्नियस रॉक थे। कौन से थे, इग्नियस। अभी पगला के पता चला कि ये औषधि सेल है। कौन सा सेल है जी, औषधि है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज़, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री बोल देंगे इसको। औषधि सेल औसाधन प्रोसेस द्वारा बना है। कैसे बना है, नदी बहती है, नदी बहती है, नदी बहती है कि जल बहती है, जल बहती है ना, हाँ। तो जल धाराओं द्वारा, नदी के द्वारा क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं नदी में, ये पत्थर इतना रगड़ाते हैं, इतना अपघर्षण होता है, इतना अपर्दन हो जाता है उसका, कि चिकना भाग बन जाता है। कैसा भाग बन जाता है, चिकना। बता ना, नदी में जो पत्थर होगा क्या बनेगा, रगड़ाते रगड़ाते क्या बनेगा, चिकना। चिकना बनेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि रगड़ाते रगड़ाते साइज में छोटे हो जाएंगे। तो समझ क्या आया कि कांग्लोमेरेट का साइज क्या हो गया, सबसे पहले छोटे हो गए। क्या हो गए, छोटे। ठीक है, इनका यदि और बात करें तो छोटे हो जाएंगे तो और क्या हो सकता है, छोटे होंगे तो ये बनेंगे कैसे, कि छोटे छोटे जो भी कण हो जाएंगे तो वे मिलेंगे जितने भी आपके पास क्या क्या था निर्माण में, कुछ मिट्टी या कुछ अन्य खनिज के साथ जब ये संयोजन करेंगे, यानी कि जब जुड़ेंगे, जैसे चिक्का मिट्टी हो गया। ठीक है, कंकड़ पत्थर, यानी कि जो नदी के द्वारा जो बना कंकड़ पत्थर, ये जब चिक्का मिट्टी के साथ या कोई भी चिक्का मिट्टी के अलावा और भी बहुत सारे खनिज होते हैं, उनके साथ जब ये संयोग करेंगे, यानी कि जब ये जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद इनका होता है निक्षेपण, और निक्षेपण हो जाएगा तो उसी प्रकार के सेल का नाम क्या दे दिया गया है यहाँ पे। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि देखिए छोटे कण, क्या बोल सकते हैं, छोटे कंकड़ जब चिक्का मिट्टी से, चिक्का मिट्टी का मतलब होता है चिकना मिट्टी। ठीक है, कि क्या होता है, चिकना मिट्टी। हम बस नाम दे दिया चिक्का मिट्टी। चिक्का मिट्टी से संयोग करेंगे, क्या करते हैं जी, संयोग करते हैं, तब किस चीज का निर्माण होता है, तब कांग्लोमेरेट सेल का निर्माण होता है। निर्माण क्या होता है, वो बोल सकते हैं कि निक्षेपण हो जाता है। ठीक है ना, निक्षेपण होने के बाद क्या हो जाता है, इनका निर्माण हो जाता है। इसे हम लोग वास्तविक में देखें तो इसको हम लोग चिकना मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि चिकना मिट्टी से बना कांग्लोमेरेट। देखिएगा इसमें टुकड़ा होता है, ओनली टुकड़ा, बालू जैसी संरचना नहीं मिलेगा आपको। बालू के साइज जैसे एक होता है ना चीनी, एक होता है मिश्री, तो मिश्री का साइज क्या मिलेगा आपको। एक समय आएगा कि जब छोटे छोटे कंकड़, इनका साइज हो सकता है, देखिए अभी मैंने बताया छोटा तो बता दिए, तो छोटा में हो जाएगा गोला भी हो सकता है, या तो अंडाकार भी हो सकता है। क्या हो सकता है जी, अंडाकार। 2 प्रकार के इनका साइज होता है। और यदि गोलाकार और अंडाकार भाग जब एकदम रगड़ा जाएंगे तो ये नुकीले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं जी, नुकीले। क्या बन जाते हैं ये, नुकीले। अब बताइए कि बालू है क्या, एक प्रकार का बालू, अरे बालू है ना, कंकड़ पत्थर बालू ना है क्या, कंकड़ पत्थर में कभी कोई परत पाया जाता है क्या, नहीं। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी
परत नहीं पाया जाता है, कोई भी परत नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया, कोई भी परत नहीं पाया जाता, विदाउट लेयर ये होते हैं। चलो ठीक, कांग्लोमेरेट में और क्या क्या था? इसका मुख्य खनिज हाँ, मुख्य खनिज बता दीजिए कि और कौन कौन से खनिज इसमें हो सकते हैं, बताइए। हाँ, क्वार्टर्स हो गया और फेल्सपार। क्या हो गया? क्वार्टर्स एवं फेल्सपार। क्या हो गया? फेल्सपार ना, फेल्सपार। ठीक है, बस इससे ज्यादा आगे आपको कोई रटने उठने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। पहला चीज, कंकड़ जैसे ही नाम आया तो कभी वो इग्नियस नहीं हो सकता। क्या हो सकता है वो? अवसादी। अवसादी सेल को इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं। इनका साइज क्या हो सकता है? स्मॉल हो सकता है, गोला हो सकता है, अंडाकार हो सकता है। छोटे कंकड़ जब चिक्का मिट्टी से संयोग करते हैं तब उनका निक्षेपण होता है। क्या होता है? निक्षेपण। तब उस सेल को क्या बोलते हैं? कांग्लोमेरेट सेल का निर्माण होता है या कांग्लोमेरेट सेल कहते हैं। क्या होते हैं ये? नुकीले होते हैं जी। क्या होते हैं जी? नुकीले, नुकीले। ठीक है, चोख जिसको कहते हैं, चोख। ठीक है ना, पैर पर गया तो गड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे। इसके बाद कोई परत नहीं पाया जाता है और मुख्य खनिज क्या है? क्वार्टर्स एवं फेल्सपार है। क्या है? क्वार्टर्स एवं फेल्सपार। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? 3 प्रकार का सेल पढ़ लिए। ग्रेनाइट में कोई डाउट था? बेसाल्ट में कोई डाउट है? कांग्लोमेरेट में कोई डाउट है? अब पढ़ना है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको कहते हैं बलुआ पत्थर। सबसे लास्ट वाला सेल है और इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? चलिए इसको मिटा दें। बलुआ पत्थर क्या होता है बताइए? बलुआ पत्थर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैंड स्टोन। क्या कहते हैं? सैंड स्टोन। सैंड मतलब क्या होता है बताइए? सैंड मतलब क्या होता है? जल्दी क्या बोलते हैं इसको? सैंड स्टोन। अच्छा एक बात बताइए, सैंड तो आपको पता चलिए गया, तो ये कौन सा सेल होगा? हम बोले थे ना, जैसे ही कंकड़ की बात आ गया, बालू वालू की बात आ गया, कौन सा सेल है? अवसादी। तो क्या बोल सकते हैं इसको कि यह भी क्या है? एक अवसादी सेल है। देखिएगा लिखने के लिए कैटेगरी कि ऐसा नहीं कि मतलब एक होता है ना दाल भात भुजिया सब एक के में लिखना, ऐसा कभी नहीं करना है। क्या करना है? खिचड़ी उसको कह देंगे ना फिर लास्ट में। क्या करना है? अलग अलग। जैसे कैसे खाना खाते हैं तो दाल अलग भात अलग, दाल भात एक में परोसा जाता है ना। हाँ, तो दाल भात एक में परोसना मतलब कि पैराग्राफ चेंज करना। ठीक है, दाल का पैराग्राफ अलग रहेगा, भात का पैराग्राफ अलग रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर अगले वाले बर्तन में क्या मिलता है? भुजिया मिलता है ना, कटोरी में ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये क्या है? अवसादी सेल। मतलब कहने का मतलब है कि आपको स्टेप वाइज लिखना है, स्टेप। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टेप तैयार करना है। ऐसा आपको समझना है कि आप खुद कॉपी चेक कर रहे हैं और आप कॉपी चेक कर रहे हैं, आप जो भी आंसर को लिख रहे हैं ऐसा लगना चाहिए कि यदि हम होते तो हम कैसे लिखते। क्योंकि एक टीचर के जैसा नहीं सोचता है। जब इंसान कॉपी चेक करता है तो सोचता है कि ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ताकि क्यों ना आप उसी के मेंटल लेवल के बारे में सोचें। आप एक स्टूडेंट के नाते से नहीं अपना नोट्स तैयार करेंगे, आप सोचें कि हम एक टीचर हैं और हमको पढ़ाना है, हम उस टाइप से नोट्स तैयार कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अवसादी सेल है ना जी। बलुआ पत्थर भी कौन सा सेल हो गया? अवसादी सेल। इसमें क्या क्या हो सकता है ये बताइए। बालू का कण कैसा होता है बताइए तो जी? बालू का मध्यम कण मिलेगा इसमें। क्या मिलेगा? मध्यम कण। मिल मिलकर परस्पर संयोग करते हैं। क्या करते हैं जी? परस्पर क्या करेंगे? संयोग। संयोग मतलब होता है जुड़ना। परस्पर संयोग करेंगे तब जाकर निक्षेपण करने के बाद बना देते हैं बलुआ पत्थर। क्या बना देते हैं? बलुआ पत्थर। क्या हुआ? रुकिए थोड़ा सा, एक स्टेप और है, इसके बाद आइएगा इसमें। तो जाइए, कितना हुआ टाइम? 9:30। कितना हो गया? कितना मिनट लगेगा? नहीं लेट लगेगा तो जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। उन लोग के सवाल दे दीजिए। हाँ जल्दी किस होगा? अभी एक और टॉपिक बाकी है। अच्छा ठीक है, हाँ तो स्पीड पढ़ा है। ठीक है ठीक, स्पीड करते हैं 2x ना, 2x करते हैं। देखिए यहाँ पे बलुआ पत्थर का साइज कैसा होता है? बलुआ पत्थर का साइज कुछ नहीं होता है क्योंकि वो पत्थर बन गया ना। अब क्या करना है? बालू का साइज मध्यम लेना है और उस मध्यम कण का हमको निक्षेपण करवाना है। मतलब परस्पर आपस में क्या कर देंगे? वो संयोग कर देंगे और एक लंबे समय के बाद कौन सा सेल का निर्माण होता है? बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। कौन सा सेल का निर्माण होता है? बलुआ पत्थर का निर्माण हो जाता है। तो पता चला दो कॉन्सेप्ट। बलुआ पत्थर कौन सा सेल है? बलुआ पत्थर कौन सा सेल है? अवसादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री। साइज कैसा होगा? मीडियम। क्या कैसा होगा? मीडियम। मीडियम कण जब आपस में परस्पर संयोग करेंगे तो कौन सा सेल बनता है? बलुआ पत्थर बनता है। क्या बनता है? बलुआ पत्थर। इसमें सिलिका ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। सिलिका ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बोलो। हाँ, इसमें क्या होता है? रंध्र युक्त होता है। ये क्या होता है जी? रंध्र युक्त। यानी कि समझिए कि पानी डालिएगा, पानी कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो रंध्र यानी कि छिद्र पाया जाता है। अरे क्योंकि छोटा छोटा पार्टिकल होता है ना जी। बालू नहीं समझ रहे आप लोग? बालू का कण कितना छोटा होता है, लेकिन रंध्र युक्त होते हुए भी इसमें सभी प्रकार के निशान पाए जा सकते हैं। क्या पाए जा सकते हैं? निशान। और आपको निशान में हम बताए थे, यहाँ पर निशान पाए जाते हैं। अगला स्टेप इसमें कि जैसे एक सवाल पूछता है बहुत ज्यादा, रिपल मार्क्स से पूछता है। पैरों के निशान, रिपल मार्क्स एवं पैरों के निशान, 2 सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछा हुआ है। ठीक है, 2021 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, 2020 में पूछा था प्रश्न कि रिपल मार्क्स क्या होते हैं या कौन से सेल पे पाए जा सकते हैं। तो किसमें पाए जाएंगे? कोई भी मार्क्स की बात है तो बालू कौन सा भी इसमें पाया जा रहा है? इस वाले सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो निशान कोई भी पाया जा सकता है। इसके बाद और क्या बताते हैं? हाँ, इसका रंग क्या क्या हो सकता है? ये 2-3 प्रकार कलर का हो सकते हैं। सबसे पहले भूरा हो सकता है, यानी कि ब्राउन हो सकता है। क्या हो सकता है? इसके बाद और क्या होता है? धूसर। ठीक है,
इसके बाद पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, तथा एक क्या हो सकता है, उजला हो सकता है। क्या हो सकता है, उजला। इसका यदि इंग्लिश में बात करें तो ब्राउन, ग्रे, येलो, रेड, व्हाइट। क्या हो सकता है, व्हाइट। इसके अलावा ये सब याद रखने वाला पॉइंट है। इसके बाद क्या चीज, क्या बोलिए, इसमें उपस्थित बालू के कणों को लेंस तथा आंखों से देख। हाँ जी, देखिए बलुआ पत्थर में जो भी बालू होंगे इनको हम आंखों से देख सकते हैं। ये भी एक स्टेप है, इसको हम क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे इसको भी ऐड कर दीजिएगा कि इसको, इसके कणों को ना जी क्या कर सकते हैं, कणों को आंख से क्या कर सकते हैं, आंख से देख सकते हैं। आंख से, अब लेंस बोला है तो बात एक ही, आंखों में तो लेंस नहीं लगा हुआ है, उत्तर लेंस, ठीक है। तो लेंस से तथा आंख से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें क्या परत पाया जाएगा, परत पाया जाएगा, परस्पर संयोग कर लिया, परत पाया भी जाएगा, नहीं भी पाया जाएगा। लेकिन ये अपेक्षाकृत बहुत कठोर होते हैं। क्या होता है जी, और आगे से यहाँ पे लिखते हैं, अपेक्षाकृत क्या होता है, कठोर होते हैं। अपेक्षाकृत कठोर होते हैं। दिल्ली का लाल किला जी बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कलर बताया था ना, भूरा, दूसरा पीला, लाल, उजला हो सकता है। तो लाल बलुआ पत्थर को ही काट कर लाल किला बनाया गया, जिसको रेड फोर्ट कहते हैं इन दिल्ली, ठीक है। चलो इसको मिटा दें, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ठीक। दिक्कत एकनी के मुँह नहीं है कि बोलेगा, इन लोग बोलता तब ना, तुम लोग के तो बुलवा के सुन के कान पका लिए। चलिए अगला क्या है हमारे पास, सेल। इसमें इतना स्टेप है ना कि सब लिखवाना बस की बात नहीं है। देखिए ध्यान से बताते हैं, ऐसे ही दो उसको यहाँ पे दो, इसको बोल देते हैं, ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेल में क्या होता है कि सील्ड एवं क्ले, याद रखिएगा। पहला पत्थर का नाम है सील्ड एवं क्ले। क्ले मतलब मिट्टी होता है, सील्ड एक पत्थर का नाम है जो कि पतला सा पत्थर होता है, छोटा सा, कमजोर सा, ठीक है। सील्ड एवं क्ले, ध्यान से सुनिएगा, और यदि इसी को हो सके तो लिख भी लीजिएगा। सील्ड एवं क्ले के संगठित हो जाने, मत संगठन समझते हैं, भीड़ लग जाना एक ही जगह पे, संगठित हो जाने पर सेल नामक पत्थर का निर्माण होता है। दैट मीन्स कि इन दोनों पत्थर यानी कि क्ले और सील्ड जब आपस, सील्ड ना जी, आपस में संगठित हो जाएंगे, क्या हो जाता है, संगठित हो जाएंगे, तो इस प्रकार का जो सेल बनेगा उसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल नहीं, नोट रॉक्स, ओनली सेल ना जी, क्या कहते हैं इसको, सेल कहते हैं। इसके बाद और क्या क्या हो सकता है, इससे चिकनी मिट्टी भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। इसके बाद इसमें और क्या क्या हो सकता है, इसका, इस खनिज का कण यानी कि सेल का कण इतना छोटा होता है ना, इतना छोटा कि आंख से देख नहीं सकते हैं। इसका परत कागज के परत जैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कागज है, इतना परत, और वो भी क्लियर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब कणे पता नहीं चल रहा तो परत क्या पता चलेगा। नाखून से थोड़ा सा खुरच दीजिएगा ना तो चिन्ह लग जाता है उस पर, ठीक है। इतना कमजोर होता है, इतना ये पत्थर जो सेल पत्थर है इतना कमजोर होता है कि इसका यूज हम कभी मकान बनाने में, कोई भी काम करने में नहीं कर सकते हैं। इससे ओनली सीमेंट बनाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या बताते हैं, जैसे कि इनमें उपस्थित थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होती है उसको लिखवाते हैं, श्वेत अभ्रक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है जी, श्वेत अभ्रक। इसके बाद और क्या क्या पाया जाता है, श्वेत अभ्रक हो गया। इसके बाद सिलिका ऑक्साइड भी का थोड़ा सा मात्रा पाया जाएगा, यानी कि क्वार्टर्स का थोड़ा सा मात्रा पाया जाता है। इसके बाद और क्या पाया जाता है, थोड़ा सा चूना पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी तत्व शुद्ध अवस्था में कभी नहीं पाया जाता, ये चीज आपको भी पता है, कोई भी खनिज शुद्ध मात्रा में कभी नहीं पाया जाता है। तो वही बात यहाँ पर हम बोल रहे हैं, सील्ड एवं क्ले के एक जगह पे भीड़ लगने से यानी कि संगठित होने पर सेल नामक पत्थर का निर्माण होता है, और इसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। इसमें उपस्थित खनिज श्वेत अभ्रक होते हैं, सिलिका ऑक्साइड होते हैं, चूना पत्थर होते हैं। इनका परत कागज की परत जैसा होता है, और इनके कण इतने छोटे होते हैं कि हम आंख से नहीं देख सकते हैं। हाँ, ये क्या होते हैं, जब एकदम छोटा हो मतलब एकदम छोटा है तो क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, तोड़ेंगे टूट जाएगा, आराम से फाड़ सकते हैं, चीर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। सीमेंट बना सकते हैं, घर में यूज नहीं कर सकते हैं। इसका रंग काला हो जाता है, कैसा होता है, भूरा और काला दोनों होता है ना। इसका कलर क्या होता है, भूरा तथा काला दोनों होता है। हाँ, लेकिन जैसे कि मान लिया हम रख दिए बहुत दूर, ये बहुत सारे इस प्रकार की चिकनी मिट्टी हैं, और दूर से देखेंगे तब इनका साइज देखने में लगता है पत्थर नुमा। क्या लगता है, पत्थर नुमा। टेलीग्राम पे इसका अपलोड कर देंगे। अब देखिए, जब सब कुछ इसका इतना हल्का है तो इसका वजन भी क्या होगा, हल्का होगा, कोई दम नहीं लगेगा इसमें। समझ में आ गया। इसमें और क्या क्या बोलते हैं, अपर्दन। इतना जब कमजोर है, वजन भी हल्का है, तो अपर्दन भी हो जाएगा तेजी से, ठीक है। कोई मतलब नहीं, पानी वर्षा हवा सब, ठीक है। मकान बनाने में यूज नहीं कर सकते हम लोग, आसानी से इसे खुरच सकते हैं, आंख से देख नहीं सकते हैं। अभ्रक, बालू तथा चूना पाया जा सकता है, ठीक है। हो गया सब बोल दिया। हाँ, आज से कुछ दिन पहले इकोनॉमिकल जियोलॉजी में ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके थे कि इसमें हम लोग आर्थिक उपयोग के खनिजों के बारे में स्टडी करते हैं, और पीछे बहुत सारे क्लासेस हमारा जो है वो चल चुका है। तो खनिजकी में क्या पढ़ना है हम लोगों को, मुख्यतः खनिजों के बारे में पढ़ना होता है, पता है ना जी। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स को लिखा हुआ है। सर्वप्रथम हमारे पास खनिज अयस्क, उसके बाद है अधात्रिक खनिज, इसके बाद है इकोनॉमिकल जियोलॉजी यानी कि आर्थिक भूविज्ञान। और इसमें दो टॉपिक मैंने रखा है, एक है संभावना और एक है उद्देश्य, यानी कि एक है आपका कि किस हद तक उपयोगी हम कर सकते हैं, कौन कौन से चीज़ तक, कौन कौन से कार्यों तक हम खनिजों का उपयोग कर सकते
सकते हैं और इसका मोटिव क्या रहेगा, किस उद्देश्य से हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो आप लोगों से क्वेश्चन है और जितने भी ऑनलाइन है इन लोग से भी क्वेश्चन है कि पहले हम बहुत सारे क्लासेस करवा चुके हैं जिसमें हम खनिजों के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, ये सब कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत पुराना टॉपिक है। लेकिन जब पीछे का क्लासेस शुरू हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि जब इकोनॉमिकल जियोलॉजी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा हर एक तत्वों के बारे में पढ़ना है, एक एक तत्व जितना आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स के बारे में पढ़े थे, और जो जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, है ना, टीन हो गया, इसके अलावा मैंगनीज हो गया, हाँ, इसके अलावा कॉपर हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीज़ के बारे में पूरा एक एक तरीके से इसका औपचारिक तरीके से स्टडी करना है। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो स्टार्टिंग से इसको शुरू किया जाए। तो खनिज क्या होता है जी बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। खनिज को इंग्लिश में मिनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनरल। जिसमें खनिज का डिफिनेशन यदि देखें तो हम लोग क्या बोल रहे थे, बताइएगा आप लोग। खनिज का डिफिनेशन क्या बोले थे कि भूपरपट्टी पर, क्या चीज, भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप से, भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पदार्थों को खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं, और उस पर नेचुरली तरीके से, उसमें कोई इंसान का कोई योग नहीं रहेगा, उस प्राकृतिक रूप से जब खनिज पाया जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ कहते, सॉरी, उस प्रकार के जब पदार्थ पाए जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीधा खनिज कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए खनिज के बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये इकोनॉमिकल जियोलॉजी का एक टॉपिक था जिसमें हम लोग को ये पढ़ना था कि एक्चुअल में खनिज अयस्क क्या होता है। क्या चीज पढ़ना था? खनिज अयस्क क्या होता है। तो खनिज अयस्क का डिफिनेशन मैंने लिखवाया था कि वह खनिज, क्या लिखवाए थे? वह खनिज जिसकी हम पहचान कर सकते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? खनिज अयस्क बोल देंगे। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग सिंगल अयस्क, ओनली अयस्क टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो उस अयस्क का मतलब होता है धात्विक पदार्थ। क्या होता है? धात्विक पदार्थ। इसीलिए खनिजों को हम लोग ना दो भागों में बांट दिए थे। कितने भागों में बांट दिए? दो भागों में। तो सबसे पहला इसमें भाग है हमारे पास जिसको हम लोग धात्विक खनिज बोल दिए थे। क्या बोल दिए थे जी? धात्विक खनिज बोल दिए थे। इसके बाद एक क्या आता था? अधात्विक खनिज। क्या आता था? एक अधात्विक खनिज। जितनी बार रिपीट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले खनिज। अच्छा हाँ, एक चीज और कि एक और नाम आता है जिसको हम लोग निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेप। निक्षेप को यदि देखा जाए तो उसे इंग्लिश में डिपोजिट्स कहते हैं। और जैसे कि मान लो कि झारखंड के धनबाद के छरिया क्षेत्र में क्या होता है कि कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो जिसका विस्तार एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये निक्षेप उस जगह पे पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कि झरिया में कोयला पाया जाता है तो हम लोग सीधी सी बात बोल सकते हैं कि पूरे झारखंड में कोयला का निक्षेप किस क्षेत्र में ज़्यादा, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? झरिया। क्या हो जाएगा? झरिया। अब एक और चीज़ याद रखना, खनिज में बहुत बेहद कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई जगह पर एक खनिज पाया जा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके पड़ोसी में भी पाया जाए। हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। मान लीजिए कि झारखंड के झरिया में कोयला पाया जा रहा है, तो क्या केवल झरिया में ही पाया जाएगा? वो लिमिटेड जगह तो नहीं है, उसके अगल बगल में भी क्या होगा? पाया जाएगा। इतना याद रखना है आपको। तो धात्विक खनिजों में मेनली हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं जी? मतलब धात्विक निक्षेप के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं जी? धात्विक निक्षेप। निक्षेप आपको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि कोई खनिज पाया जा रहा है तो उसको हम लोग निक्षेप बोल सकते हैं। जैसे आयरन डिपोजिट्स हो गया, लौ निक्षेप हो गया, है ना, कोल डिपोजिट्स हो गया, यानी कि कोयला निक्षेप हो गया, जो कि हर एक जगह पे पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे धात्विक निक्षेप में ही हमारे पास क्या आ जाता है? ये आता है। क्या आता है? अयस्क आता है। अयस्क। अयस्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? मिनरल। इसको क्या कहते हैं? मिनरल। और इसको क्या कहते हैं? और मिनरल। क्या कहते हैं? और मिनरल। इसके बाद क्या कहते हैं? इसको अयस्क को क्या कहते हैं? और। क्या कहते हैं? और अधात्विक खनिज को गैंग कहते हैं। ये सबको पता है, गैंग कहा जाता है, ठीक है। अब बताइए अयस्क पता है क्या होता है? अयस्क एक्चुअल में डिफिनेशन देखो तो अयस्क होता है कि खनिजों में पाए जाने वाली अत्यधिक धातु की मात्रा। क्या चीज? खनिजों में पाए जाने वाली अत्यधिक धातु की मात्रा, ठीक है। अत्यधिक क्या चीज? धातु की मात्रा, उसी को क्या बोलते हैं? अयस्क बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी हम लोग? अयस्क। तो मेनली देखो खनिज के बारे में उपयोग में हम लोग क्या लाते हैं? धातु का ज्यादा उपयोग करते हैं कि अधातु का उपयोग करते हैं? बताइए, जनरल क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है कि धातुओं का ज्यादा यूज करते हैं कि अधातुओं का यूज करते हैं। और जो मान लो कि हम लोग दोनों का यूज किया, ठीक, तो धातु का भी यूज करेंगे और अधातु का भी यूज करेंगे। तो मान लो कि किसको बेचेंगे या किसका उपयोग ज्यादा करेंगे या कौन महंगा हमें मिलता है, धातु की अधातु? क्या मिलता है? धातु। तो इसीलिए उसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें आर्थिक वाले में पढ़ सकते हैं। किसमें पढ़ सकते हैं? आर्थिक वाले में। मेन चीज है कॉन्सेप्ट, इस पे ध्यान देना है आपको। अत्यधिक धातु की मात्रा को हम लोग क्या बोल देते हैं? अयस्क। एक लाइन में, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। हालांकि इस पे कंप्लीट वीडियो मेरा आ चुका है, आप देख सकते हैं पीछे जाकर। अयस्क कंप्लीट, अयस्क खनिज, अयस्क कंप्लीट, खनिज भी कंप्लीट, ठीक है। और धात्विक खनिज क्या होता है कि जो भी पदार्थ जो पाया जा रहा है, धात्विक खनिज में जो भी पदार्थ पाया जा रहा है वो एक प्रकार के
धातु हो सकता है या तो अधातु हो सकता है, लेकिन जब वो धातु की मात्रा होगा तो उसे अयस्क बोल देंगे। लेकिन उसमें जो अशुद्धि पाया जाएगा, कोई भी खनिज में जो अशुद्धि रूप में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं जी, अधात्रि खनिज। क्या बोलते हैं उसको, अधात्रि खनिज। अब आपको एक चीज दिमाग लगाना है कि कभी कभी कोई खनिज है उसकी मात्रा 100% में 70% उसमें ओनली वन धातु मिल रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। 60% तक मैक्सिमम क्या मिल सकता है, धातु मिल सकता है। तो 60% कोई खनिज में यदि धातु मिल रहा है और 10% उसमें गैंग मिल रहा है, तब कितना हो गया, 30% तो बच गया। तो 30% और क्या हो सकता है, ये बताइए 30% और क्या हो सकता है, क्योंकि एक खनिज का 3 रूप, एक खनिज का कितना रूप हो सकता है, 3। एक होगा अयस्क, खनिज तो बोल ही रहे हैं, एक होगा अयस्क और एक क्या हो जाएगा, गैंग। लेकिन एक और खनिज होता है जिसको हम लोग साहचर्य खनिज कहते हैं, एसोसिएंट। कल लिखवाए थे, क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएंट लिखवाए थे जी। एसोसिएंट मतलब साहचर्य, कि एक खनिज तो होगा, मान लीजिए कि हेमेटाइट मिला, क्या मिला हमको, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट से तो लोहा निकलता है, बॉक्साइट मिला, बॉक्साइट से तो एल्युमिनियम निकलता है। अब ये जरूरी नहीं कि उससे एल्युमिनियम ही निकलेगा, एल्युमिनियम तो मेन खनिज हो गया क्योंकि उसकी मात्रा 55 से 60% पाई जा रही है, तो अधिकतम धातु की मात्रा हो गया। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट को या बॉक्साइट को अयस्क को हम लोग एल्युमिनियम भी बोल सकते हैं। लेकिन 10% उसमें यदि गैंग होगा तो पक्का जरूरी है कि उसमें कोई अन्य प्रकार के खनिज भी उसमें उपस्थित होंगे। ये एक ऐसा नहीं है कि इसमें केवल जब पाया जाएगा तो यही पाया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कंप्लीट। आर्थिक भूविज्ञान हम लोग का ओरिजिनल टॉपिक है जो कि हमें जानना है। आर्थिक भूविज्ञान जी, इसको इंग्लिश में इकोनॉमिकल जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल। इसमें हमने 2 पलड़ा रख दिया है, जैसे तराजू होता है ना, तो एक पलड़ा इधर होता है, एक इधर होता है, बराबर करना होता है। बराबर। संभावना का मतलब आपको सीधा समझना है उपयोग। आर्थिक खनिजों का उपयोगी जितना उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ों में हम लोग उपयोग करते हैं, कल बताए थे कि कोई भी चीज़ हो, जैसे कि मेरा फोन है, आप लोगों के पास क्या क्या है, आप लोगों के पास क्या है, कुछ नहीं है, आप लोगों के पास कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि पंखा लगाया अभी है ना, यहाँ पे लाइटिंग जल रहा है, जितना ये सब चीज़ क्या है, सब धातु है, सब क्या है, धातु। जितना तार लगा हुआ है सब धातु है। हाँ, यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, ये भी धातु है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ है जिसका उपयोग हम करते हैं। अब आर्थिक भूविज्ञान में हमें मेनली अयस्कों के बारे में पढ़ना है। किनके बारे में पढ़ना है, अयस्क के बारे में। कल आपको उतना सारा क्लासिफिकेशन किए थे, इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ही करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम लोग बांट सकते हैं और क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उपयोगी भी क्या कर सकते हैं, जैसे आज के समय में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, ठीक है, उसको वातानुकूल यंत्र बोलते हैं, AC को, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या क्या हो सकता है ये बताना, कल बताए थे आप लोग के। सबसे पहला उद्देश्य ये बताए थे कि सबसे पहले आसानी से हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, आसानी से मिल जाए। अब आपको एक बात बताइए कि जैसे कि यदि किसी को कोई चीज़ फ्री में मिल रहा है, तो लड़का लोग का एक नियम है कि फ्री में मिलेगा तो एक ही बोलेगा, लेकिन लड़की लोग का ये है कि जैसे मान लो कि हमको कोई कपड़ा लेना है, ठीक, अब उस जगह पे अपने मम्मी को भेज कर देखना। यदि कोई लड़का है और उसको कपड़ा लेना है तो अपने मम्मी के साथ दुकान पर चले जाना, वो देखना जो कपड़ा 500 का होगा ना वो 250 में ले देगी, गारंटी। और यदि बोल दिया दुकानदार कि इसको फ्री में दे दो, आप फ्री में ले लीजिए, इतना बकबक कर रहे हैं तो बोल देगा तो एक मत देना, 2 दे दो। ये लेडीज़ का है गुण, ठीक है। और लड़का लोग क्या करता है, गया कितना है दाम, 5-10 रुपये कम किया था, किया नहीं था, निकालेगा पर्स और लो रखो अपना पैसा, सिंपल। तो वैसे ही बताइए कि खनिज तो हमको विरासत में मिल गया। खनिज कैसे मिला, विरासत में। खनिज को हम लोग बनाया नहीं, ठीक है, उसको केवल खनना हमारा वो मेहनत है। क्या करना है, मेहनत है। अब उस मेहनत से उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, हम लोग क्यों निकालेंगे उसको। मान लीजिए उसका एक फायदा है कि हम उसको उपयोग में तो ला सकते हैं, लेकिन क्यों, आसानी से पहले उपलब्ध होगा तब ना। तो पता चला कि जो रूस गया था 12 किलोमीटर अंदर में जाके वहाँ से जीव खोजा था, तो उतना कष्ट कौन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आसानी से पहले उपलब्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, उपलब्ध। दूसरा चीज़ ये होना चाहिए कि कम खर्च, कम लागत और क्या होना चाहिए, प्राप्ति ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्राप्ति ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद क्या बताए थे कि बाजार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाजार। बाजार का मतलब क्या होता है, बाजार का मतलब ये नहीं कि 50-70 लोग भीड़ में लगे हुए हैं इसको बाजार कहेंगे, और इधर ठेला, इधर सब्जी ये लगा हुआ है उसको बाजार नहीं कह सकते। बाजार का मतलब होता है मांग। क्या होता है, मांग, कि किस वस्तु की कितनी मांग है, ठीक है, किसका कितना डिमांड है, इसी क्या बोलते हैं, बाजार। जैसे कि हम लोग क्या बात करते हैं कि जैसे लोहा का उपयोग हम लोग तो वैसे करते नहीं है, लोहा का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, स्टील के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुदाली हो गया है ना, और बाकी जो भी घर का जो सामग्री है खेती होती करने का, तो ये सब जितने भी होता है ना, ये सब स्टील के बने होता है। किस चीज़ का बना होता है, स्टील। प्योर लोहा को हम लोग इस्पात बोल देते हैं, कच्चा लोहा क्या बोलते हैं, इस्पात। प्योर लोहा कब बोलते हैं कि जब उसमें एल्युमिनियम मिला रहेगा, तो उस चीज़ को स्टील बोलते हैं। तो जो हम लोग कुदाली देखना उसमें लिखा रहता है। तो वही चीज़ है कि आसानी से उपलब्ध हो जाए, कम लागत लगे और प्राप्ति ज़्यादा हो जाए, बाजार उपलब्ध हो। दूसरी चीज़ यातायात का साधन हो। क्या हो, यातायात का साधन हो। तो ये सब चीज़ लिखवाया हुआ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और PDF नोट्स देखते हैं, अवेलेबल होता है तो ठीक है। यातायात का साधन बहुत अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका संभावना। अब आपको सिंपली भाषा में हम बताना चाहते हैं कि आर्थिक भूविज्ञान में हम उन खनिजों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है और जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करेंगे, जो भी काम करेंगे। यदि कोई खनिज का उपयोग कर रहे हैं तो कौन से खनिज के कैटेगरी में जाएगा, आर्थिक भूविज्ञान। भूविज्ञान एक विषय है, आर्थिक मतलब होता है धन दौलत। तो उस रूप में यदि किसी खनिज का हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका
विषय कौन सा है हमारे लिए? आर्थिक भूविज्ञान, जिसको हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं यहाँ पे अयस्क विज्ञान। क्या बोलेंगे? अयस्क खनिज भी बोल सकते हैं। मिनरल्स तो बहुत सारे हो गए, यहाँ तक कि कोयला जो है ना, कोयला जीवाश्म है, लेकिन जीवाश्म खनिजे उसको बोलेंगे, जीवाश्म खनिज उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए एक अलग चैप्टर बना दिया है जिसको जीवाश्मिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्मिकी, इंग्लिश में पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। सेम उसी प्रकार से अयस्क खनिज, केवल हम लोग के काम के चीजों के बारे में जो खनिज है उसके बारे में पढ़ना है, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? आर्थिक भूविज्ञान। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? मिटा दें। अब इसका क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है इसका? क्लासिफिकेशन, कि इसमें कौन कौन से हमें मुख्यतः धातुओं के बारे में पढ़ना है। तो कल आपको लिखवाया था कुछ धातु के नाम, बताइएगा। सबसे पहला कैटेगरी कि हम लोग देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास भीड़ लगा हुआ है, आज भी ऐसा ही है, इतने सारे तत्व हमारे पास, टोटल 118 तत्व है ना। तत्व की बात तो दूर कीजिए अभी, लेकिन सबसे मेन बात है कि हम लोग खनिज के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि 118 हमारे पास खनिज मिल गए, ठीक है। उसमें से हम लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि कौन कैसा है, जैसे गुण धर्म नापेंगे ना, तो इसमें ये देखना पड़ेगा हमको कि भाई कौन सा ज्यादा पैसा देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बात आर्थिक की हो रही है। किसकी बात हो रही है? आर्थिक की। तो ये तो पता करेंगे ना कि कौन कितना पैसा दे रहा है, यानी कि कौन किसका महंगाई कितना ज्यादा है। तो इसका हम लोग के वर्गीकरण कर देना है। क्या करना है जी? वर्गीकरण। बस जितने भी आर्थिक भूविज्ञान है इसका हम लोग क्या कर देंगे? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो इसमें बहुत सारा हमारे पास पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट था, क्या बताए थे जी आपको, कि जितने भी मूल्यवान हैं, क्या बोल सकते हैं? मूल्यवान धातु। मूल्यवान धातु के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको मुख्यतः मूल्यवान धातु में हमको मुख्यतः 3 धातुओं के बारे में ज्यादा पढ़ना है। सबसे पहला क्या था जी? सोना। सबसे पहला क्या था? सोना। इसके बाद क्या था? चांदी। इसके बाद क्या था? प्लेटिनम। क्या था? प्लेटिनम। और याद रखिएगा इसका उपयोग कब, कि इसका इतना गजब गजब का ट्रिक है ना, जब यूज करेंगे ना लेक्चर में इस टाइप के, आप लोगों को तो लिखवा दिया गया है, लेक्चर में बहुत झकास पढ़ाएंगे इसको। देखिए, सोना, चांदी, प्लेटिनम, तीनों ऐसा धातु है ना कि कॉमन ऐसे देखें तो ऐसा लग रहा है कि तीनों का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, और तीनों मूल्यवान है। हम लोग एक कंपनी में काम करते हैं तो उसमें देता है सबसे पहले कि आप सिल्वर लेवल तक पहुंचे हैं, फिर गोल्ड लेवल तक पहुंचे हैं, फिर प्लेटिनम लेवल तक जाएगा, फिर आगे चल के क्राउन लेवल तक जाएगा। तो एक लेवल होता है, ठीक है ना। तो सोना, चांदी और क्या हो गया? प्लेटिनम। जिसमें सोना ऐसा है, जिसमें सोना और प्लेटिनम ऐसा है कि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चांदी भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, हाँ, इसके साथ साहचर्य खनिज पाया जाता है। लेकिन हम लोग अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ना कि इनका पोस्टमास्टम करेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, इनका अगला लेक्चर क्या करेंगे? हर एक तत्वों के बारे में क्या करेंगे? हर एक खनिजों के बारे में पोस्टमास्टम ही करना है, पूरा तोड़ ताड़ के अलग कर दो। 60 किलो के शरीर को कितना कर दो? 25 किलो के। बताइए जी, इसके बाद क्या था? सामान्य धातुएं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? सामान्य धातुएं, जनरल मेटल्स। इसमें क्या क्या पढ़ना था? सबसे पहला था तांबा। क्या था? तांबा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर। इसके बाद लेड। क्या था? लेड। इसके बाद था जस्ता। क्या था? जस्ता। देखिए, हम लोग लेड और जस्ता एक साथ पढ़ाई करेंगे। लेड और जस्ता कैसे पढ़ेंगे? एक साथ, और तांबा को अलग पढ़ेंगे। तांबा का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि अभी पंखा लगवाया ना कोचिंग में, तो इसमें लगवाया तो सबसे पहले बोला कि एल्यूमिनियम का तार मेन तार में लाइए और घर में दौड़ाने के लिए कॉपर ले जाइए, यानी कि तांबा ले जाइए। तो सब पढ़ेंगे क्या क्या उपयोगिता है, साइंस के हिसाब से भी, जियोलॉजी के हिसाब से भी, और उपस्थिति के हिसाब से भी, और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी, कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ कहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 बताइए। नंबर 3 में क्या है? लोहा से संबंधित। लोहा को तो पहले पढ़ना है, क्योंकि लोहा तो धातु है ना। पागलो आदमी से जो 2 क्लास का लड़का ना अपने से, कल हम देखे एक प्राइवेट स्कूल का लड़का क्या कर रहा था कि पढ़ता है 3 क्लास में, अब उसको टीचर पता है क्या याद करवा रहा था? H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंटेशन। अब उसको जनरल टेस्ट दिए तो उसका जनरल टेस्ट में खेल खत्म है। तो ये जरूरी नहीं है। देखिए, कभी भी जो जरूरी है ना उसको पढ़ना चाहिए, और जरूरी मतलब ये नहीं कि आपको नीचे लेवल का कुछ नहीं आ रहा है, पताल पर चढ़ जाइए ऊपर। अरे पताल पर चढ़ा थोड़ा जाता है, आकाश पर चले जाइए, पताल तो नीचे होता है। ठीक है, तो ऐसे बेस पहले मजबूत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो तीर पकड़े उधर के खींच के इतना तान दो कि वही सोना सबसे तन्य धातु होता है ना, उधर के तान के तार बना दो बड़ा बड़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो क्या क्या पढ़ना जी? लोहा। तीसरा कैटेगरी क्या है? लोहा एवं उससे संबंधित धातुएं। नाम बताइएगा एक एक करके, क्योंकि इसमें बहुत संख्या हो जाएगा। लोहा में संबंधित धातुएं बताइएगा क्या क्या है? सबसे पहले तो लोहा ही होगा, क्योंकि लोहा पढ़ना है। इसके बाद मैंगनीज। क्या पढ़ना है? मैंगनीज। इसके बाद बताइए निकेल। इसके बाद कोबाल्ट। इसके बाद दिख रहा है यहाँ पे कोई चेंजिंग हुआ कि नहीं? हुआ था सची? स्क्रीन में कोई चेंजिंग हुआ? अरे अभी ठीक है, पहले जैसा है ना? ठीक है, ये लाइट क्या बोलते हैं उसको? नया कन्या को क्या बोलते हैं? क्या बोला जी? हाँ, वही जैसे नहीं होता है, थोड़ा सा घूंघट उठा के फिर से ढक लेना, वही हाल हो रहा है लाइट हुआ के। कल से, कल तो लाइन दिया नहीं, कल लाइट देता तो कल भी क्लास चलता, मेरा पूरा परेशान कर रखा है। ठीक है, तो देखिए लोहा एवं उससे संबंधित धातु में क्या था? लोहा, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट। इसके बाद बताइए जी क्रोमियम। क्या हो गया? क्रोमियम। इसके बाद बताइए मोलिब्डिनम। क्या नाम है? मोलिब्डिनम ना जी, मोलिब्डिनम ना, मोलिब्डिनम। चलिए आगे बोलिए। इसके बाद टंगस्टन है। इसके बाद टंगस्टन। इसके बाद वैनेडियम होगा। क्या है? वैनेडियम। इसके बाद टाइटेनियम। क्या चीज़? टाइटेनियम। इसके बाद भी है
बस इत्यादि इत्यादि कर देना है, ताकि बीच में कोई यदि याद आ जाता है जो जरूरी है उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन हम लोग किसका कर रहे हैं, आर्थिक भूविज्ञान का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, आर्थिक भूविज्ञान का, जो जिसमें 3 चीजों के बारे में किए। जो सबसे मूल्यवान था, एक क्या था, सबसे मूल्यवान था, जो सबसे मूल्यवान था उसमें हम लोग को पढ़ना है क्या चीज पढ़ना है, अरे यहाँ देखो जी, सोना चांदी और प्लेटिनम। क्या पढ़ना है, सोना चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर क्या आया था हमारे पास, सामान्य धातु, जिसमें तांबा, लेड और जस्ता पढ़ना है, यानी कि पीबी और जिंक पढ़ना है, और इसके साथ सीयू पढ़ना है। तीसरा में आ गया लोहा एवं संबंधित धातुएं, जिसमें लोहा, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और मोलिब्डिनम, टंगस्टन और वेनेडियम और टाइटेनियम और क्या गया, इत्यादि। इत्यादि कोई धातु नहीं है, याद रखना, इत्यादि मत लेना, धातु की कैटेगरी में इत्यादि चला गया। नंबर 4 बताइए। हाँ, हल्के धातु आपको बताए थे, एस ब्लॉक पढ़ाए थे। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, और जो पहला चीज तो उसमें हाइड्रोजन एक गैस है, बाकी सब क्या है, धातु है। उसमें सभी क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय, सभी हल्के होते हैं। सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, बताए थे। सबसे हल्का क्या होता है, लिथियम। उसके बाद हल्का के साथ साथ उन लोग जिसमें क्षारक की मात्रा ज्यादा, वो मुलायम भी हो जाएगा, कट भी सकता है, तो उसको चाकू से भी काट सकते हैं। तो नाम याद रखना, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, और एक आया था ट्रिक, क्या था हमारे लिए, ना करो रब से फरियाद, रबिडियम आ जाएगा, फ्रेंसियम आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा। लेकिन हमको हल्के धातुओं में क्या पढ़ना है जी, चलिए कैटेगरी मार दीजिए, हल्के धातुएं बताइए। इसमें क्या क्या था, हाँ जी, एल्युमिनियम भी आ जाएगा। क्या जाएगा, एल्युमिनियम। इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद लिथियम, इसके बाद बस, हाँ बस हो गया एक ही बात है, लिथियम। तो लिथियम सबसे हल्का है ना, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से भी हल्का क्या है, लिथियम। ये सीरियल आगे पीछे किया है। चलिए इसके बाद बताइए, अधात्विक। क्या है, अधात्विक। देखिए अभी तक धात्विक में 4 भागों में बांटे हम लोग, अब क्या बांटना है, अधात्विक निक्षेप। क्योंकि आपको पढ़ा दिया था निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक होगा धात्विक का और एक होगा अधात्विक का। जैसे कोयला निक्षेप, तो कोयला तो अधातु है ना, तो उसमें अधात्विक निक्षेप में कोयला निक्षेप बोल देंगे। और आयरन डिपॉजिट, जिसको लौह निक्षेप कहते हैं, तो ये हो गया आपका कौन सा, धात्विक निक्षेप हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरी को बांट सकते हैं। इसके बाद ये था, जो भी था, ये था हमारे पास धातु निक्षेप। ये सब क्या था, सब धातु निक्षेप। इसके बाद जो अभी जो देख रहे हैं वो क्या है, अधातु निक्षेप। क्या है, अधातु निक्षेप। इसमें क्या क्या पढ़ना जी, बताइए। एंटीमनी, क्या पढ़ना है, एंटीमनी। इसके बाद एंटीमनी, आर्सेनिक। इसके बाद बिस्मिथ भी होगा। इसके बाद कैडमियम, बिस्मिथ ना जी, बिस्मिथ। इसके बाद कैडमियम। इसके बाद पारा, हाँ चलो पारा। इसके बाद बस पारा। इसके बाद और ही है क्या, और है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट। इतने सारे जितने अभी तक एलिमेंट्स का नाम लिए हैं, जितने सारे मेटल्स का नाम है, ये सारे मेटल्स को अभी पढ़ना है। इसके साथ एक और चीज़ आता है, जैसे एटम बम में यूज़ किया जाता है, जिसको यूरेनियम बोलते हैं। और भी मतलब जो रिएक्टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका कण सांद्र, उनका कण जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल कि यदि आप ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो बताया जाता है कि इससे जो रेडिएशन निकलता है, या पेट्रोल पंप पे जो रेडिएशन होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। तो उस टाइप के कौन कौन से धातु हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो उसको सीधा आप समझ सकते हैं, रेडियो एक्टिव। क्या बोल सकते हैं जिसको, रेडियो एक्टिव धातुएं, रेडियो एक्टिव धातुएं। तत्व ले लीजिए इसको, सीधा क्या बोल दीजिए, तत्व। इसमें बताइए तो यूरेनियम सबसे पहले आएगा। क्या आएगा, यूरेनियम। इसके बाद थोरियम भी आएगा। क्या जाएगा, थोरियम। इसके बाद रेडियम। क्या जाएगा, रेडियम। ठीक है, तो ये सब पदार्थ हैं और ये सब धातुएं एक प्रकार से। इतने सारे अभी तक देखिए पूरे जियोलॉजी का सिलेबस का जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, विस्तार पे ही विस्तार होता जाता है। तो देखिए कितने सारे हो गए हमारे पास। सबसे पहले सोना पढ़ेंगे, चांदी, प्लेटिनम। इसमें से कुछ धातु ऐसे हैं जिनके बारे में आप नॉमिनल जानते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन उसके बारे में उनका वितरण कहाँ है, उत्पत्ति कैसे होता है, उनके साथ क्या क्या पाया जाता है, ये सब चीज जानना मुश्किल होता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, लेड, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैलिब्डिनम, टंगस्टन, वेनेडियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम। इसके बाद आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, कैडमियम, पारा। इसके बाद यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। इतने सारे धातुओं के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि कल के क्लास में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। और इसमें से पहले सोना, चांदी, प्लेटिनम मूल्यवान धातु में फाइनल करेंगे, फिर सामान्य धातु का अलग क्लास आएगा, लोहा संबंधी धातु अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास के इस टाइमलाइन तक आ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा और जो ब्लॉक वाला जो एलिमेंट्स के पढ़ाए थे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ाए थे, उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये प्योर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और जब तक ऐसा लग रहा है तब उससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल को फाइनल करना पड़ेगा, जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जियोलॉजी के लिए काफी है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जियोलॉजी के लिए काफी है। उतना चीजों के बारे में आपको देख लेना है। बहुत अच्छे ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ वो पढ़ाया हुआ है, उसको पहले आकर आपको देख लेना चाहिए। इस क्लास को तुरंत देखने के बाद उसको हम इंड स्क्रीन में अभी तुरंत लगा दे रहे हैं, जो कि अभी तक आपको शो भी कर रहा होगा, ठीक है। उसको फटाफट एक या तो इस साइड में आ रहा होगा या तो उस साइड में आ रहा होगा, क्लिक कीजिए फटाक से, उस वीडियो पे जाइए, उसको पहले देखिए, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग देख भी चुके होंगे, लेकिन जो नहीं देखे हैं वो पहले उसे देख लेंगे, या जो देख भी चुके हैं वो पहले उसे रिवीजन कर लेंगे, ताकि आगे समझने के लिए कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम बता दिए क्लास में, ये बता दिए कि यदि कौन कौन सा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हथेली पर रखकर पिघलने लगेगा, या मान लीजिए कि कोई खिलौना बनाने वाला धातु कौन सा है, खिलौना किससे बनता है, मूर्ति किससे बनता है, तो ये सब चीज़ में वो सब चीज़ काम करेगा जो
जबकि हम पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा उपयोगिता के ही बारे में बात किए थे। देखना क्या हुआ था कि जब वो केमिस्ट्री वाला क्लास जब लिए था आप लोग के, जब क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल वाला, तो बहुत लोग ये बोल रहे थे कि ये जियोलॉजी में केमिस्ट्री कहाँ से आ गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि उसमें तत्व है, क्या है वो तत्व है, तत्वों के बारे में तो हम डिटेल में नहीं गए हैं, पूरा चैप्टर तो हम नहीं पढ़ाए हैं। उसमें ये बताया कि इस तत्व का यूज़ क्या है, इस तत्व को हम याद कैसे करेंगे। तो वो सब जो नहीं पड़ेगा जाएगा वही 15 फीट खाई, क्या बोलते हैं उसको, खाई बोलते हैं ना, तो खाई में जाएगा, गिरेगा, मरेगा, फिर हम कोई टेंशन नहीं लेने वाले हैं। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिकल जियोलॉजी के वर्गीकरण जो हमने किया था, उस वर्गीकरण में हर एक तत्वों के बारे में हमने बताया था कि ये धातु है, वो धातु है, इसके बारे में डिटेलिंग करना है, वो जरूरी है। ये तो इन सारी के बारे में हम लोग करेंगे। एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर मैं उड़ीसा बोर्ड से हूँ, क्या मैं आपका लेक्चर देखकर हिंदी मीडियम का तैयारी जियोलॉजी का बेहतर कर सकता हूँ? जी हाँ, आपके लिए कोई जियोलॉजी अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, कोई अलग से आपको पेट्रोलॉजी नहीं पढ़ना है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा भी झारखंड का ही पड़ोसी राज्य है। ठीक है, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के लिए वीडियो है, क्योंकि जैक वाले मेरे पास ज़्यादा ना, झारखंड बोर्ड वाले, इसलिए मैं झारखंड बोलते रहता हूँ, ऐसा नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से इंसान देख सकता है, पूरी दुनिया से देख सकता है, जो हिंदी समझ सकता है उन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मूल्यवान धातुएं। तो जैसे कि मैंने इकोनॉमिकल जियोलॉजी में एक चीज़ बताया था कि भाई जितने भी हमारे पास खनिज होते हैं, उन सभी खनिजों में हमें केवल धात्विक अयस्कों के बारे में पढ़ना है आर्थिक भूविज्ञान में, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, अपने दैनिक उपयोगिता के लिए करते हैं, है ना। जैसा कि आप आज हमें सुन पा रहे हैं, ये साउंड सुन पा रहे हैं, आप मेरे को फेस टू फेस देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैमरे पे, ऑनलाइन यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं, तो इसका एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं तत्वों का, धातुओं का सही मायने में उपयोग किया गया है, तभी आप हमें ये देख पा रहे हैं और आपको एक माध्यम मिला। तो हमारे पास आज जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास आज टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, सभी के निर्माण में धातुओं का, तत्वों का बहुत ज़्यादा योगदान हुआ है। ठीक है, उसी में आज हमने क्लासिफिकेशन किया था लास्ट वाले क्लास में कि भाई मूल्यवान खनिज होते हैं, उसके बाद सामान्य धातुएं होते हैं, इसके बाद रेडियो एक्टिव धातु होते हैं, बहुत सारे धातु के क्लासिफिकेशन किए थे। आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना मेन, वो है हमारे पास बहुमूल्य धातुएं। क्या है बहुमूल्य धातुएं? इसको आप ऐसे समझिए ना, जो एकदम मूल्यवान हो, एकदम मूल्यवान हो। ठीक है, मूल्यवान, इससे कीमती और कुछ नहीं हो सकता। धातु कैटेगरी में, धातु कैटेगरी में इससे कीमती और कुछ नहीं होता है, इतना याद रखना। जो मैं बता रहा हूं, हर एक स्टेप, हर एक बात को आपको फॉलो करना है, और देखिएगा पूरा चीज आपको हम क्लास में ही याद करवाएंगे। आपको यदि नोट करने का मन होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा। आपको नोट सेम इसी प्रकार से बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी लिखना है, नहीं तो आप गलत हो जाओगे वहां पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो पहला मैंने बताया था बहुमूल्य धातुओं में हमें 3 धातुओं के बारे में जो है डिटेल में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला आता था हमारे पास सोना, दूसरे नंबर पे आता था चांदी, तीसरे नंबर पे आता था प्लेटिनम। क्या आता था? प्लेटिनम। ठीक है, सोना को हम लोग Au संकेत में केमिस्ट्रिकल तरीके से देखें तो Au आता है, इसको Ag बोलते हैं, Ag। ठीक है, और प्लेटिनम को Pt बोला जाता है। क्या बोला जाता है? Pt। इतना तो आप सभी को केमिस्ट्री में पता होगा ही होगा। बहुत ज़्यादा लंबा स्टेप लेकर चले, बहुत छोटा छोटा हमने टॉपिक को बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट। देखिए, सोना को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सोना को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, और इसका सिंबल Au होता है। क्या होता है? सिंबल Au। सिंबल का हिंदी प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रतीक Au होता है। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। इस वाला वीडियो, जो ये टॉपिक का वीडियो है, ओनली गोल्ड के बारे में, चांदी के बारे में, प्लेटिनम के बारे में, ये टॉपिक पर मेरा कोई भी वीडियो चैनल पर नहीं है, और होगा भी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा। तो क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ने वाला आप जमाना रह गया? नहीं, आपको फेस टू फेस पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, वो इमरजेंसी पीरियड में ऐसा कुछ मतलब हम करते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास पढ़ोगे। ये क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको कभी नहीं मिल सकता, कभी है ही नहीं। ये पहले बार शूटिंग किया जा रहा है, पहला बार इसको बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो बहुमूल्य धातुओं में सबसे पहले आता है हमारे पास सोना। सोना को सिंबल Au बोलते हैं, इसका इंग्लिश गोल्ड होता है। और एक आता है, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक मन में आता होगा ना कि भाई लोहा आता है, मान लीजिए, तो लोहा का उपयोग हम कब से कर रहे हैं, कब से वो अस्तित्व में आया, कब से लोहा की खोज हुई, कब से हम यह जाने कि भाई वो लोहा होता है। सेम उसी प्रकार से गोल्ड के बारे में भी है कि भाई कब जानेंगे कि गोल्ड आया, कब से गोल्ड की उत्पत्ति होनी शुरू हुई, कब से गोल्ड का आविष्कार हुआ। आविष्कार नहीं, आविष्कार अलग चीज होता है, डिस्कवर, खोज हुआ। क्या हुआ? खोज हुआ। कब से उसका खोज हुआ, कब से हम उसका उपयोगिता के बारे में जानना शुरू किए। तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल से प्रचलन इसका चल रहा है। कब से चल रहा है? प्रागैतिहासिक काल से ही क्या चल रहा है? सोने का प्रचलन चल रहा है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। आपको हिस्ट्री में इतना भी डीप में नहीं चला जाना कि भैया प्रागैतिहासिक काल सर्च करो, ऐसा नहीं करना। प्रागैतिहासिक काल याद रख सकते हो, इतना सारा तो कॉन्सेप्ट हो ही जाएगा। गोल्ड का प्रचलन जो है शुरू कब से हुआ? प्रागैतिहासिक काल से। कब से होता है? प्रागैतिहासिक काल से। चलिए ठीक है, भारत में देखते हैं कि सोना कितनी है। भाई भारत में सोना आप देखिएगा ना, बहुत महंगा होता है। भारत में सोना क्या है? बहुत महंगा पाया जाता है। देखिए, इकोनॉमिकल तरीके से देखें ना, तो महंगाई उसी जगह पे आती है कि सामान की उपलब्धि कम हो और मांग ज्यादा हो। ध्यान से बात समझिएगा, महंगाई तभी आता है, जैसे सोना यहाँ पे महंगा है, ठीक ना। एक लड़का बोला भाई हमसे कि भाई सोना सर कैसे है, सोना कैसे है, सोना कैसे है। तो हम बोले कि भाई हमको अभी जो आधुनिक अभी का जो वर्तमान का जो रेट है हमें नहीं पता, अब हम इस कैटेगरी में चले गए। वो बेचारा इतना बढ़िया मासूमियत और प्यार से जवाब दिया कि सर
यहाँ पर नहीं सोना है, घर पे सोइएगा, यहाँ पे बेड तक क्या नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा वाला सोना आपको नहीं समझना है, ये दूसरा वाला सोना है, ठीक है। ये सोना अलग हो जाता है, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि सोना आखिर महंगा क्यों है। जो भी चीज़ खनिज, जैसे आज पेट्रोल महंगा हो रहा है दिन पर दिन ना, इस कैटेगरी में भी आप क्या समझते हो कि जिसकी मांग ज़्यादा हो और उत्पादन कम हो, जिसकी मांग ज़्यादा हो उपस्थिति कम हो, वो चीज़ ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। तो वही हाल है यहाँ पर गोल्ड का भी, क्योंकि गोल्ड हमारे भारत में अल्प मात्रा में पाया जाता है। कितनी मात्रा में? अल्प मात्रा में पाया जाता है, वो भी बहुत कम जगहों पर पाया जाता है, अल्प मात्रा, ठीक है ना। पहचान, कोई चीज़ तो ऐसा ना कि पहचान टाइप का है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सोना क्या है, महंगा है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसके बाद इसकी उपस्थिति देखते हैं कि भाई ये कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे सोना पाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, सोना आपके खजाने में भी मिल सकता है, जो आपके दादा परदादा रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आता है उपस्थिति। उपस्थिति, जब भी सोना पाया जाएगा ना, तो वो जलोढ़ मृदा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जलोढ़ मृदा। याद रखिएगा मेरी बातों को। जब भी क्या होता है, गोल्ड पाया जा रहा है, तो कोई भी गोल्ड कब पाया जाएगा? जलोढ़ मृदा में पाया जाएगा। अब आपको पता ही है जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, कि वह मिट्टी जो नदियों द्वारा, पानियों द्वारा लुढ़का कर लाया गया है, तो उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और ये आपको नदियों के तट पे मिलेंगे, बैंक ऑफ द रिवर, ये पाए जाते हैं ज़्यादातर जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा हमारे पास जो है ना, कुछ राज्य हैं जहाँ के नदियों से ये प्राप्त किए जाते हैं अल्प मात्रा में, ठीक है, नाम के लिए। तो पहला जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, मद्रास। क्या चीज़, कौन कौन सा मैंने स्टेट का नाम लिखा, आपको सेम टू सेम नोट्स भी करते चलना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, मद्रास के नदियों के रेत में पाया जाता है। याद रखिएगा, मैंने बताया ना जलोढ़ मृदा रेत में पाया जाता है। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा और मद्रास के नदियों के रेत में गोल्ड पाया जाता है अल्प मात्रा में। कितनी मात्रा में? अल्प मात्रा में। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत है? नो, कोई दिक्कत ही नहीं बचेगा आपको। मैं जितना बोल रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, कभी देखिए इससे जो प्रश्न पूछते हैं ना, ये ऐसे ही पूछेंगे कि गोल्ड पे आपको टिप्पणी लिखना है, नहीं, ये सोना से पार्टिकुलरली कोई ऑब्जेक्टिव सवाल बना देते हैं, तब वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी धातु की यदि हम बात कर रहे हैं, तो उस धातु के बारे में, फॉर एग्जाम्पल यदि लोहा, तो बोलता है क्या कि लोहा के बारे में लिखिए? नहीं, बोल देता लोहा के अयस्क बताइए। क्या बोलता है कि लोहा के अयस्क बताइए। लोहा के अयस्क का नाम क्या है? तो बताइए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ऑप्शन डाल देता है। मैग्नेसाइट क्या होता है? ये सब डाल देता है। सिडेराइट। तो ये चारों है, चारों मैंने वो सेम को ही बोला है, ठीक है ना। तो वही हाल यहाँ पर भी होता है। अब आप लोग ये पूछिएगा, थोड़ा सा माइंड में आता होगा ना कि सर यदि जब सोना है तो इसका, इस गोल्ड का कोई तो अयस्क होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले हैं, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले हैं, ठीक है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि वो कौन से धातुएं हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो सोना एवं प्लेटिनम, नाम सुने थे? सोना एवं प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, कि कोई चीज़ इसके साथ नहीं रहेगा। और आप ऐसे भी देखो ना, अयस्क कहाँ से मिलेगा? क्योंकि इसकी मात्रा ही अल्प है, एकदम कम मात्रा में है। तो आप कैसे खनिज को, अयस्क को कैसे छाटिएगा? तो ये नामुमकिन है, इसीलिए इसका कोई भी ऐसा कुछ अयस्क नहीं बताया जाता है। कंप्लीट। तो कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, मद्रास के नदियों के रेत में पाए जा सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ बता सकते हैं हमें कि भाई देखिए, झारखंड के, भारत के, झारखंड नहीं, भारत के कौन कौन से राज्य में मतलब गोल्ड पाया जाता है। तो वहाँ पर आप 5 राज्यों के नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है प्रमुख राज्यों के नाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब और मद्रास, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा मात्रा में, भाई 5 है तो पाँचों पर तो बराबर नहीं होता होगा, तो वही वर्तमान में सबसे ज़्यादा मात्रा में गोल्ड कहाँ पर पाया जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि वर्तमान में गोल्ड सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में कोलार की खान सबसे बड़ी है। ये सवाल पूछा हुआ है जियोलॉजी में, और बहुत बार ये इस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ये काम करेगा, ठीक है। तो बोलता है कि भारत में सब सोने की सबसे बड़ी खान किस राज्य में है और कौन सा क्षेत्र में है। तो मैं आपको बता दूं, भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार, उसी को मद्रास कहते हैं, ठीक है ना, भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार क्षेत्र में, ठीक है ना। और उसके बाद स्वर्ण क्या है, हट्टी, क्या नाम है, स्वर्ण हट्टी। ये 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में सोना पाए जाते हैं। भाई देखिए, भारत में अल्प मात्रा में ही सबसे ज्यादा कोलार में पाए जाते हैं। ध्यान से बात समझिए, अगर लॉजिक है, भारत में अल्प मात्रा में पाया जाता है, ठीक, भारत में अल्प मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन वही अल्प मात्रा में सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए, वर्तमान में ये कहाँ पे पाया जा रहा है? कर्नाटक राज्य में पाया जा रहा है, जो मैसूर, मैसूर पता चला, कुछ नाम याद आ रहा है हिस्ट्री में? देखो, शेर ए मैसूर, टिप्पू सुल्तान को कहते थे। किसको कहते थे? शेर ए मैसूर, टिप्पू सुल्तान को। उनका जो तलवार था ना, उटज स्टील का बना हुआ था। किस चीज़ का? उटज स्टील, उटज स्टील। और आप लोग केमिस्ट्री तो मतलब नहीं रख रहे हैं, भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में जो हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं ना, दोनों को इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं। आप लोग नहीं देखे थे, एक वीडियो पोस्ट किए थे, इतना रिच डाउन हो गया कि यूट्यूब उसको खुद हटा दिया कि बेटा इस कोई चारा नहीं है इस वीडियो का, मत रखो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा हाल मत कीजिए, आप लोग घाटे में चले जाइएगा। आप लोग से यही एक सवाल है कि बताइए, मरकरी सेल, बात याद रखिएगा, तीसरा चैप्टर का सवाल है, मरकरी सेल। मरकरी सेल कौन से स्टील का बना होता है?
आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। ये सवाल आपके लिए है कि मरकरी सेल किस स्टील की बनी होती है। मैंने स्टील का नाम भी बता दिया कि स्टील से बना होता है, किस स्टील की बनी होती है। ये आपके लिए सवाल है, कोई गूगल बाबा के पास नहीं जाएगा, अपने से जवाब दीजिएगा। तो भाई जवाब दे दीजिए और आप बोल दीजिए कि सर हमको सब आता है, हमको केमिस्ट्री क्लास मत करवाइए। भाई मैं तो बोल ही रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास भी करवाने के लिए, तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो बात को समझते नहीं हैं आप लोग, तो आपकी गलती है। अब यहाँ पर भी देखिएगा बहुत सारे लोग क्लास करने नहीं आएंगे, तो भाई उनकी गलती है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है, हम अपने प्रॉब्लम्स को भी झेलते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को भी झेल रहे हैं, प्लस में इधर क्लास भी ले रहे हैं, प्लस में ऑफलाइन भी देखना है, इधर भी देखना है। तो आप लोग मेरी बातों का कदर नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, तो आपकी गलती है, ना कि हमारी, ठीक है। हमको जब भी टाइम मिल रहा है, फुर्सत जब भी मिल रहा है, तो हम आपको क्लास देने का प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो पता चला यहाँ पे कि देखिए वर्तमान में कर्नाटक राज्य में पाया जाएगा, जो कि मैसूर के कोलार है। एक कोलार की खान सबसे बड़ी खान है ना, भारत की सबसे बड़ी खान कोलार की खान है, सोने की। सोना की सबसे बड़ी खान क्या है? कोलार, जो कि मैसूर है और कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और इसके बाद नंबर 2 है हट्टी सुवर्ण क्षेत्र। क्या है? कोलार क्षेत्र नंबर 1 पे आ गया, नंबर 1 पे क्या आ गया? कोलार क्षेत्र। नंबर 2 पे हट्टी सुवर्ण क्षेत्र आता है, ठीक है। देखिए कोलार की खानों के बारे में देख लेते हैं कि कोलार की खान सबसे पहला चीज कर्नाटक में है, लेकिन इसमें 4 गो खान है। कोलार इतना बड़ा है ना कि उसमें 4 खान और आते हैं, 4 टाइप के आते हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैसूर, सबसे बड़ा वाला क्या है? मैसूर। उसके बाद आता है नंदी दुर्ग, जैसे कि एक होता है ना कि कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में ये पाया गया। तो कोलार में 4 पार्ट दिया गया है। पहला मैसूर है, क्या है? मैसूर। इसके बाद दूसरे नंबर पे नंदी दुर्ग, क्या है? नंदी दुर्ग। इसके बाद तीसरे में है उमगाम, क्या है? उमगाम। तथा इसके बाद दे दिया है पेम्पियम रीफ। क्या दिया है? पेम्पियन रीफ, पेम्पियन रीफ इसका नाम है। 4 प्रकार के यहाँ पर भी खान आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास मैंने बोला है, आज से नहीं, मैं बहुत बार से आपको बोलते आ रहा हूँ कि भाई देखिए ये गोल्ड का बारे में जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, हर एक धातुओं के बारे में पढ़ाएंगे, तो आपको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर क्या इलाज है? इलाज ये है कि आपको भारत के नक्शा लेकर आना है, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पर गोल्ड का मैप रखिए, इंडिया का मैप रखिए, गोल्ड का मैप थोड़ा होता है, इंडिया का मैप रखिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। और जैसे कि मैंने बताया कि देखिए अभी आपको नज़र तमिलनाडु पे डालना है, अभी आपको नज़र कर्नाटक में डालना है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बोला, तो आप वहाँ देखोगे और वीडियो का साउंड सुनोगे, और वहाँ के बाद हम बोलेंगे इसके बाद यहाँ पे नज़र डालिए, यहाँ पे ये, तब न समझ आएगा। ऐसा थोड़ा ना कि आप मूवी देख रहे हैं लव स्टोरी वाला, ठीक है, और जो आ रहा है वो बोल दे रहे हो, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक चीज़ कमी है कि आप लोग मैप नहीं लेकर बैठते हो और एक सिचुएटेड स्थान पे बैठिए। ऐसे पढ़ने से मन नहीं लगेगा। पढ़ने का एक लिमिट होता है कि जैसे देखने कुछ लोग ना सड़क पे चल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्या मतलब रह गया ऐसे लोगों का, ठीक है, कुछ समझ नहीं आने वाला है। आराम से जो डेस्क टेबल है आराम से बैठ लीजिए, फ़ोन को रख दीजिए आराम से, और जो भी क्या बोलते हैं उसको, पॉज रिज्यूम करना है तो वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, आगे पीछे करना हो तो स्पीड करना हो तो स्लो करना हो तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन को रख दीजिए, आराम से पढ़िए। भाई ऑफलाइन चीज़ों में यही तो होता है, पढ़ा रहे हैं भले ऑनलाइन, लेकिन आपको पढ़ना तो ऑफलाइन जैसा है ना, तो आपको मैप लेकर चलना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से उत्तर दक्षिण चलना है। यदि मैं आपको बोलूँ, यदि आपके पास मैप है तो बहुत बढ़िया है, आप इसे बाद में भी मिलाकर देख सकते हैं कि आप कर्नाटक में देखिएगा, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप लीजिएगा तो उसमें ग्रीन कलर में आपको कर्नाटक दिखेगा, नीचे से दूसरा राज्य, नीचे से हिंद महासागर से ऊपर जाइए, दूसरा राज्य आपको मिल जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में आप देख लीजिए मैसूर कहाँ पे है। अब देखिए कर्नाटक की साइड से ना, और यदि दक्षिण साइड में आप जाते हैं, और यदि आप दक्षिण साइड में जाते हैं यानी कि हिंद महासागर की ओर, तो जगह ही नहीं है, जगह ही कम है। तो कहाँ जाएंगे? नीचे से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, जो कि कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा, उधर उड़ीसा चला जाएगा, है ना। इसके बाद कहाँ चला जाएगा? छत्तीसगढ़ चला जाएगा, झारखंड चला जाएगा, उत्तर प्रदेश चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में फैली हुई है। कोलार की खान कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक फैली हुई है, मतलब जो सोने की खान है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। मैप देखने आपको आता है कि नहीं आता है? मैप देखना आता है। मान लीजिए कि ये इस टाइप का कुछ मैप है, ठीक है। तो मेरा जो सर होगा ये उत्तर दिशा को डिनोट करेगा, मेरा जो सर होगा उत्तर दिशा को डिनोट करेगा, और जो मेरा पैर होगा वो दक्षिण दिशा को डिनोट करेगा। याद रखिएगा, मेरा ये राइट हैंड है, राइट हैंड हमेशा पूरब दिशा को डिनोट करता है। कौन से दिशा को डिनोट करता है? पूरब दिशा को। और ये लेफ्ट है, लेफ्ट हमेशा किसको दिखाएगा? पश्चिम को। किसको दिखाएगा? पश्चिम को। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास समझो कि इस टाइप में मैप है, आप लोग भी देखिएगा इस टाइप का कोई मैप है मेरे पास, हमारे पास तो मैप सामने ही पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो मान लीजिए कि हम जब ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर में मेरा उत्तर दिशा है, ऊपर में क्या है, जैसे कि मान लीजिए ऊपर में आप रखोगे तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आपका उत्तर दिशा में हो गया। नीचे पैर की तरफ देखोगे तो वो दक्षिण दिशा हो गया। इधर राइट वाला इसको कर दोगे तो कौन सा दिखेगा? बंगाल की खाड़ी दिख जाएगा। इधर जाइएगा तो अरब सागर दिख जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट मैप देखने का। दुनिया के कोई भी मैप आप देख सकते हैं, और इस टाइप से यदि आप देखते हैं तो आप कभी भी भुला नहीं पाइएगा। मैप को सीधा रखना है, इसके बाद ये प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, आपको टोटल चीज़ पता चल जाएगा। भाई साहब बहुत ईजी होता है मैप, कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखिए
देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है तथा 2 से 4 मील तक चौड़ी है। कितना है? 2 से 4 मील, किलोमीटर नहीं, 2 से 4 मील तक क्या है? चौड़ी है। विश्व के 59 देशों में स्वर्ण खनन किया जाता है। याद रखिएगा, विश्व के 59 ऐसे देश हैं जहां पे सोना को खना जाता है, खन कर निकाला जाता है। विश्व के 59 देशों में क्या किया जाता है? सोने का खनन किया जाता है। प्रमुख उत्पादक देश की यदि बात कर लेते हैं कि पूरे विश्व में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे इनका प्रमुख तरीके से उत्पादन होता है। पहला नंबर पे आता है दक्षिण अफ्रीका, ये नंबर 1 पे है भाई साहब। नंबर 2 पे है अमेरिका और नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया। अब आपको हम एक चीज़ बताते हैं, यदि आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं, आपको मैप लेना है ना, 2 मैप, आज का आपका HW, आप 2 मैप लोगे। पहला इंडियन पॉलिटिकल मैप जिसमें पूरा नक्शा दिख रहा हो, जिला स्टेट सब कुछ दिख रहा हो, ठीक है। नंबर 2 मैप लोगे वर्ल्ड का। किसका लोगे? वर्ल्ड का, क्योंकि जियोलॉजी में वर्ल्ड बहुत मैटर करता है। तो इंडियन में तो आपको इंडिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वर्ल्ड में पूरी दुनिया आपके सामने होगी, उस जगह पे कदमों में, आपके आंखों के सामने। तो वही है, वर्ल्ड में आपको देखना है क्या चीज़ कि दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। तो आपको क्या मिलेगा देखने को कि जब पूरे मैप को आप देखिएगा ना, तो उस पूरे मैप के बीच में जो एक लाइन खींचा होगा, पूरे मैप के बीच में क्या होगा? एक लाइन होगा, और उस लाइन जो मैप होगा, उस लाइन में, उस लाइन का नाम होगा भूमध्य रेखा। क्या उस लाइन को बोलेंगे? भूमध्य रेखा। अब आपको मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि हमारा इस प्रकार से, आपको बस इतना पहले याद कर लीजिए, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं ना। देखिए प्रमुख उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जल्दी से लीजिए। 1 2 3, चलिए अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आपको हम बताते हैं थोड़ा सा मैप के बारे में, जो कि बहुत डिटेलिंग हमको करना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई आपको देखिए, जब तक मैप देखने नहीं आएगा ना, तब तक आप कुछ भी टॉपिक्स को बढ़िया से कवर नहीं कर पाइएगा और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से आपको पूरा चीज़ कवर करना है। और अभी हम आपको बताते हैं वर्ल्ड का मैप में और इसमें अंतर। वर्ल्ड का मैप में ना बहुत कॉन्सेप्टेबल चीज़ है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, जैसे अभी मैंने गोल्ड पढ़ाया, तो गोल्ड पढ़ाकर चांदी प्लेटिनम, ये एक ही वीडियो में हो जाएगा। चांदी प्लेटिनम के लिए पार्ट 2 आ जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे धातु, मतलब 5 7 8 वीडियो इस पर ला देते हैं परमानेंट एकदम डेली, और डेली डेली आपको क्लास कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, कोई भी सिलेबस के लिए ऐसा नहीं कि 4 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। तो लंबा लंबा नहीं, आपको हंसते खिलाते हमको पढ़ा देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए कि पूरा विश्व है। क्या है? पूरा ये विश्व। इसके देखिए बीचों बीच एक लाइन गया होगा, देखिएगा। वर्ल्ड का मैप हम आपको बोले HW में क्या क्या करना है, इंडियन मैप लेना है और वर्ल्ड मैप लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये एक लाइन दिखेगा आपको, पूरे नक्शे के बीच में क्या दिखेगा? लाइन। इस पूरे लाइन को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। भूमध्य रेखा, भूमि के बीचों बीच खींची हुई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि ऊपर दिशा, मेरे सर की दिशा उत्तर है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर। तो नीचे कौन सा हो जाएगा जी? दक्षिण। राइट में कौन सा हो जाएगा? पूर्व। कौन सा हो जाएगा? पूर्व। इधर कौन सा हो जाएगा? पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम, ठीक है। स्टार्ट भी होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन हम लोग कहाँ से? सूर्य पूर्व से निकलता है, पूर्व से स्टार्ट करो। नौटंकी बात, ऐसा नहीं होता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, भूमध्य रेखा वर्ल्ड के बीचों बीच मैप में गया हुआ है, ठीक है। देखिए उत्तर के साइड में सूर्य का रोशनी बहुत कम पड़ता है, ठीक। इस पृथ्वी को देखा जाए तो गोला ऐसा बताता है ना ज्योग्राफी, ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि ये गोल्ड में नहीं पढ़ना है, लेकिन बता देते हैं थोड़ा सा पॉइंट। देखिए इसको गोलाकार, तो इसको बोलते हैं दक्षिण है, इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ग्लोब में, ग्लोब, हाँ सबसे बेटर होगा ग्लोब ले लीजिए, और भी बेहतर हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक। इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। की पूरा पृथ्वी को यदि गोल मान रहे हैं दूर से देखने पे, तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को निचली गोलार्ध मान लीजिए। देखिए इस साइड में सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस में हमेशा अधिक रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सूर्य का तापमान क्या रहता है? कम रहता है। क्या रहता है? कम रहता है। इसीलिए देखिएगा ऊपर में आप देखिए कि इस भूमध्य रेखा के ऊपर कौन कौन से देश हैं। आपको अमेरिका पता होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका को 2 भागों में बांट दिया। एक को बांट दिया इस साइड में उत्तरी अमेरिका। क्या बांट दिया? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इधर वाले को बांट दिया दक्षिणी अमेरिका। क्या बांट दिया? दक्षिणी अमेरिका। और जो सबसे दक्षिण में है उस जगह पे को नक्शा में दिखेगा आपको दक्षिण अफ्रीका। क्या दिखेगा? दक्षिण अफ्रीका। अब आपने अंतर में मेन जो अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप उत्तरी अमेरिका में जाओगे, उत्तरी गोलार्ध में जाओगे, तब आपको पूरी तरीके से लोग गोरे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? गोरे। पहचानने का ट्रिक है, लोग क्या मिलेंगे? गोरे। वहाँ पर दुनिया में किसी प्रकार का कोई भी मेकअप की आवश्यकता नहीं है। उन लोग बंदर के जैसा लाल लाल होता है और एकदम लाल पे गोराई हो जाता है, ठीक है। उन लोग का बाल भी आपको लाल मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, भूगर मिलेगा, पूरी तरीके से ब्राउन मिलेगा। उन लोग का जैसे क्या बोलते हैं, हम लोग का बाल ब्लैक हो जाता है ना, उन लोग का ब्लैक भी नहीं होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अंग्रेज। अंग्रेजी हम लोग देखिए, जो अंग्रेज भी आए थे तो यहाँ पे गोरे काले का भेदभाव हो रहा था ना दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पे
ये सब अलग चीज़ है, लेकिन कलर के हिसाब से उन लोग बहुत ज़्यादा गोरे रहेंगे। सबसे उत्तरी गोलार्ध में देखिएगा तो उधर रूस होता है। क्या होता है? रूस के लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर सुंदरता की बात किया जाए तो भाई सुंदरता तो समझ ही रहे हैं कि सुंदरता किसको कहते हैं? सुंदरता मतलब सब कुछ से सुंदर, सब कुछ से सुंदर। ऐसा इंडियन लोगों का मानना है कि उधर वाला होता है, उत्तर दिशा वाला, ठीक है। अब दिमाग लगाइए कि अमेरिका को 2 भागों में क्यों बांटा? क्योंकि सब तो अमेरिका ही नाम है। उत्तर वाले सभी गोरे होते हैं। क्या होते हैं? गोरे। लेकिन दक्षिणी वाले क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से काले। जब तक दांत नहीं दिखाएगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि क्या वो इंसान भी था, ठीक है। बताइए, इन लोग का चमड़ी बहुत पतला रहेगा। क्या रहेगा? पतला, क्योंकि इन लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन काले लोगों का चमड़ी जो होता है मोटा होता है। कहने का मतलब यह है कि इन लोग नीचे वाले बहुत ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, बट ऊपर वाले नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, फिल्म में कोई भी फिल्म बन रहा है तो फिल्म में क्या होता है कि जो गुंडे होते हैं, ज़्यादातर काले लोगों को गुंडा बना दिया जाता है। तो काले लोग गुंडा यानी कि पिटाने का साहस रखने वाले, पीटने वाले साहस रखने वाले सभी दक्षिण वाले होते हैं, ठीक है। साउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ। अभी हम इंडिया की बात ही नहीं किए, अभी हम वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका आप वर्ल्ड के मैप में देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे मिलेगा आपको, बीच में। कहाँ मिलेगा? सबसे नीचे। तो दक्षिण अफ्रीका के एक नेता थे ना, नेल्सन मंडेला। काले गोरे का भेदभाव बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रहा था। तो नेल्सन मंडेला, उन लोग कोई भी देखिए ना, आप लोग यदि क्रिकेट मैच देखते होंगे तो नीचे देखिए, सबसे नीचे यदि आप आ रहे हैं तो एक है अर्जेंटीना, और उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद होगा ऑस्ट्रेलिया। आप मैच देखो ना ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स क्या होते हैं? गोरे होते हैं। क्या? काले। पहचाने का ट्रिक, ठीक है। ऐसे तो हमारा भारत जो है ना, भारत, अच्छा देखिए, दक्षिण गोलार्ध वाले किसी भी लोगों को किसी प्रकार की कोई मेकअप, क्रीम, पाउडर कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं। नेचुरल ब्यूटीफुल, नेचुरल सुंदरता, नेचुरल हैंडसम, ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाइएगा तो ऊपर वालों के लिए क्या लगाएगा? पाउडर लगाएगा? नहीं। मेकअप करेगा? नो, कुछ नहीं करने वाला है, सब उन लोग का नेचुरल है, ठीक है। देखिए, मेकअप की आवश्यकता इंडिया में पड़ती है। मेकअप की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? इंडिया में पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत को देखिए, आप वर्ल्ड मैप यदि आपके पास होगा तो आप देखिए, और आपको HW हम बोल रहे हैं कि आज के आज लोगे, क्योंकि कल से हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो आज के आज लोगे और मैप लाकर लेकर और फिर से ये वीडियो को देखेंगे तब समझ आएगा, ठीक है। ऐसे मत देखना वीडियो, क्लास करके मिसयूज मत करना। क्लास को कभी मिसयूज नहीं किया जाता है, ठीक है। मैप को आपको लेना पड़ेगा। विदाउट मैप आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया को देखिए, मेकअप की जरूरत इंडियन वाले को, तो इंडिया को देखिए, भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे भूमध्य रेखा है ना, तो इसी के जस्ट ऊपर से हमारा इंडिया का कुछ इस प्रकार से जो है वो मैप बना हुआ है, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके। ये हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं पूरी तरीके से इधर। तो इधर क्या होता है? मेकअप की आवश्यकता। अब बताया जाता है कि भारत हमारा कौन सा गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी में कि उत्तरी में? दक्षिणी में कि उत्तरी में? कौन से गोलार्ध में अवस्थित है? तो भैया सीधा आंसर हो जाएगा उत्तरी में। थोड़ा सा अंश से उधर गया, मान लीजिए इतना अंदर में आ गया हिंद महासागर में, तो क्या टेंशन है? ऊपर ही चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? देखिए, यहाँ पर जो है हमारा हिंद महासागर भी उत्तरी गोलार्ध में है। हिंद महासागर भी कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन हाँ, कभी कभी भूमध्य रेखा में वो टच किया है, क्योंकि महासागर है ना, छोटा तो है नहीं ऐसे। तो देखिए, यहाँ के लोग इधर तो पता भी कहते हैं सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचरों का असर पड़ता है इधर वाले लोगों को। इसीलिए इंडिया में देखिएगा, साउथ वाले काले हो जाते हैं और नॉर्थ वाले गोरे हो जाते हैं। तो सबसे ऊपर में क्या है जी? कश्मीर है। तो कश्मीर को डाल दीजिए। तो कश्मीर क्या आपको लगता है? सबसे ऊपर में कश्मीरी। तो कश्मीर बहुत लोग गोरे मिलेंगे वहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है वहाँ पे हिमालय के चलते, ठीक है ना। और हिमालय पर एक मेरा वीडियो आएगा। हिमालय कोई पहाड़ नहीं था आज से कुछ लाख साल पहले, ठीक है ना। वो क्या था? सागर था उस जगह पे। तो कैसे कैसे आपस में प्लेट टकराया, उधर के पहाड़ के रूप में खड़ा हो गया, वो चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत डीप में वो इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा वीडियो है जियोलॉजी का। तो कश्मीर में जितने भी लोग होते हैं ना, कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। लेकिन वही चल जाइए केरल, तमिलनाडु में कैसे मिलेंगे? हल्का सा क्या बोलते हैं उसको, छाई पड़ा हुआ ब्लैक कलर का, ठीक है ऐसे। अब देखिएगा, जितने भी साउथ मूवीज होते हैं वो तो इंडियन होते हैं। तो इंडियन मूवी में कोई भी मतलब ऐसा नहीं कह सकते उन लोग का मेकअप की आवश्यकता है, क्योंकि ना ये ज़्यादा उत्तर साइड में है कि गोरे होंगे, बीचवान में है, और ना ही ज़्यादा नीचे साइड में कि ज़्यादा काले होंगे, है ना। इसलिए हम लोग का कलर सांवला होता है। हम लोग कौन से कलर के हैं? सांवले कलर के हैं। ना हम लोग काले हैं, ना हम लोग गोरे हैं। हम लोग किस कलर के हैं जी? सांवले कलर के। याद रखिएगा, सांवले कलर, कलर्ड मैन है। कौन से मैन है? कलर्ड मैन, ठीक है। तो हम लोग के कलर के बारे में ऐसा नहीं देखना है। देखिए, तो हम लोगों को मेकअप की आवश्यकता होती है, इंडियंस को मेकअप की आवश्यकता होती है, ठीक है। इंडियंस को, यानी बगल में पाकिस्तान बेटा है, इसको भी, ठीक है ना, ये सबको मेकअप की आवश्यकता होती है, बाकी इधर किसी को नहीं, ठीक है। इसलिए आप लोग को ये सोचना चाहिए, कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। मेकअप का फालतू चीज़ है, जो नेचुरल है वो नेचुरल समझिए। अब दिमाग लगाने की चीज़ है भाई। जो साउथ अफ्रीका वाले होंगे, कैसे उन लोग को क्या शौक नहीं होगा कि हम लोग भी काश गोरे होते। गोरे लोगों का शौक क्या रहता है? काश हम काले होते। और हम लोग का शौक क्या रहेगा? या तो काले हो जाते या तो गोरे हो जाते। भाई क्यों? भाई दोनों मिक्स है हम लोग ना, तो दोनों मिक्स है तो बेहतर ना है कि दोनों का गुण पाया जा रहा है।
इसीलिए इंडियन सबसे ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। लेकिन यदि सबसे ज़्यादा मजबूत की बात करें तो दक्षिण वाले होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करते हैं। और जो इंसान बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर रहा है समझिए कि वो बहुत मजबूत है। ठीक है, ऐसे अभी यदि साउथ वाले को, जो साउथ अफ्रीका में रह रहा है, उसको अभी जो इधर इतना टेम्परेचर है 35 डिग्री प्लस है, इधर लगेगा उन लोग जैकेट पहनेगा, सीधा क्या पहनेगा, जैकेट पहनेगा, बोलेगा कि भैया इधर बहुत ठंडा लग रहा है। और यही इन लोगों को सीधा उठाकर जम्मू कश्मीर तरफ, उधर रूस तरफ डाल दीजिए, सीधा मर जाएगा, बोलेगा कि इतना गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि गर्मी आपको पता ही है क्यों लगता है, शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जब वातावरण का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 37 प्लस कर जाएगा, तब हमको गर्मी का एहसास होगा। और हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 कॉन्स्टेंट है, लेकिन जब हमारा वातावरण का शरीर टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा तो हमारा शरीर ठंडक महसूस करता है। इसी को बोलते हैं कि ठंडा लग रहा है। तो ठंडा लगता है तो हम लोग जैकेट किस लिए पहनते हैं, कि ठंडा से बचने के लिए नहीं, अपना शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, ठंडा से बचने के लिए नहीं। याद रखना, ठंडा नहीं मारता है हमारा शरीर। फिजिक्स के अनुसार क्या हो जाता है कि फिजिक्स कहता है ना बेटा कोई बात नहीं, ज़्यादा गर्मी है ना, ज़्यादा आसपास वातावरण गर्मी है ना, तुम्हारा शरीर 37 डिग्री है। ठीक, इसीलिए देखिएगा बहुत कम लोग कपड़ा पहनता है गर्मी के दिन में। तो उसके बाद क्या होता है कि वातावरण जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो शरीर कहता है कि भैया वातावरण तो गर्म है, तुमको भी थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो गर्म करेगा तो पसीना आता है। लेकिन वही हाल होता है ठंडा के दिनों में। ठंडा के दिन में बहुत ज़्यादा आप ओढ़ लिए हैं पूरी तरीके से, नहाने का बारी आया सुबह 8 बजे 6 बजे जो भी है भोर में, तो आप लोग बोलेगा भाई बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है तो बोलेगा कि कोई, अभी बता दी ना शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री, इसी में से कोई महानुभाव लोग बोलेंगे अरे कौन फर्क पड़ता है, अपन का 37 डिग्री सेल्सियस शरीर गर्म है, चलो देखते हैं नहा के, ठंडा पानी से नहाएंगे। और आपको पता है पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री होता है। कितना होता है, पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री होता है। ठीक है, अब खोल देगा, बोल देगा सीधा कि चलो ड्रेस पहन, चलो बाथरूम में नहाते हैं, नहा कर आते हैं। बेचारा को मार देगा ठंडा। क्यों मारेगा, फिजिक्स वह कहता है कि भाई तू कितना भी कुछ भी पढ़, अगर वातावरण का टेम्परेचर उतना है तो हम तुमको भी उतना ही कर देंगे, करने का प्रयास करेंगे। तो उसी में हो जाता है ब्लड ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए एक्सरसाइज करना चाहिए पहले, उसके बाद नहाना चाहिए ठंडियों के दिन में, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। सो के उठ के नहाना नहीं चाहिए तुरंत से, जल्दी से। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में आप बोल दीजिएगा कि नहीं समझ आया सर, तो फिर से दोबारा हम क्लासेस पे ला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में हमने पढ़ा मुख्यतः सोना यानी कि गोल्ड AU के बारे में। आगे वाली क्लास में हम लोग सिल्वर और प्लेटिनम को फाइनल करेंगे, जिसका क्लास टाइमिंग यही रहेगा 8 बजे अभी का। और बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा, आप सभी लोग बहुत जल्दी आइएगा। और हाँ, एक और चीज़, प्रॉब्लम को झेलना सीखिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, तो आप लोग भी प्रॉब्लम्स को झेलिए और जितना हो सकता है उतना पढ़ाई कीजिए। बस एक पढ़ाई ही ऐसा चीज़ है, दुनिया के किसी भी ताकत से आप लड़ सकते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, यदि आप नॉलेज स्कोर करते हो तो। नॉलेज 2 प्रकार की होती है, एक थ्योरिकल जो अभी मैंने पढ़ाया, एक नॉलेज होता है एक्सपीरियंस। तो आप लोग एक्सपीरियंस से लेना सीखिए। वो कब आएगा कि जब आप लोग रिस्क लीजिएगा, तो रिस्क लीजिए, एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है ना, रिस्क लीजिएगा, आप पे आफत विपत क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम्स आएगी, उसके बाद आपका सब कुछ सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।